मार्शल सम्राट फ्रॉम मॉडर्न वर्ल्ड एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। तो चलिए आज एपिसोड 291 से 300 तक सुनते हैं। ओंकार परमार शेरशाह की ओर मुड़े और बोले, क्या तुमने सुना? जाओ जल्दी से मेरे लिए खरीद लो, सस्ते ठेले का सामान खरीद लो। शेरशाह ने सहमति जताई, मुड़कर बाहर भाग गए। अर्णव ने कहा, यह सबसे जरूरी बात है, इससे आंटी बिमला तुमसे नफरत नहीं करेंगी, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हें माफ कर दे तो तुम्हें कुछ तैयारी करनी होगी। सोचो कि तुम्हें क्या उपहार लाना चाहिए। अपना इक्विटी ट्रांसफर लेटर और चेक तो छोड़ो। ओंकार परमार ने कहा, एक विला और एक कार ठीक होगा? मिस्टर परमार, क्या तुम पैसों के बारे में सोचना बंद कर सकते हो? पैसा अच्छी चीज है, लेकिन आंटी बिमला को तो इसकी परवाह ही नहीं है। डॉक्टर अर्णव, कृपया मुझे यह सोचने में मदद करें कि मुझे क्या उपहार देना चाहिए। मुझे सच में नहीं पता, अर्णव ने कहा। जरा सोचो, जब तुम आंटी बिमला के साथ थे तो तुम उसे क्या देते थे जो उसे सबसे ज्यादा पसंद होता था? उसे क्या पसंद है? ओंकार परमार ने गहराई से सोचा और अचानक उसकी आंखें चमक उठीं और उसने कहा, जिहान उस समय बांसुरी बजा सकती थी और उसकी पसंदीदा बांसुरी थी। मैंने एक बार उसके जन्मदिन पर उसे बांस की बांसुरी दी थी। मैंने उस समय उससे यह भी कहा था, जब मैं भविष्य में अमीर हो जाऊंगा तो तुम्हें एक जेड बांसुरी जरूर दूंगा। यह अफसोस की बात है कि इतने सालों बाद चीजें बदल गई हैं और लोग बदल गए हैं। मैं जरूर अमीर हूं, लेकिन मैंने उस समय किया अपना वादा पूरा नहीं किया। अर्णव ने कहा, तो ये तोहफा यही है। ओंकार परमार ने कहा, लेकिन अब मुझे अचानक जेड बांसुरी कहां मिलेगी? मेरे पास एक है, इसे ले लो और इस्तेमाल करो, अर्णव ने कहा और उस घमंडी लड़के से छीनी हुई जेड बांसुरी निकाल ली। बहुत बढ़िया, धन्यवाद डॉक्टर अर्णव, आप सचमुच मेरे लिए नेक इंसान हैं। ओंकार परमार ने मुस्कुराते हुए जेड बांसुरी अपने हाथ में ले ली। इसी समय शेरशाह ने भी कपड़े खरीद लिए। कपड़े बदलने के बाद वो अब पहले जैसा अमीर और रौबदार नहीं लग रहा था। वो ज्यादा सरल और मिलनसार लग रहा था। उसने अपने अंगरक्षकों को विदा किया, जेड बांसुरी ली और अर्णव के साथ कमला रेस्टोरेंट की ओर दौड़ पड़ा। ओंकार परमार अर्णव की कार में बैठ गए। जैसे ही वे दोनों बाहर निकले, उनका मोबाइल बज उठा। कॉल कनेक्ट होने के बाद दूसरे पक्ष ने कहा, नमस्ते मिस्टर परमार, मैं मेयर मानवीर का सेक्रेटरी हूं। मैं आपसे 1000 करोड़ के निवेश की पुष्टि करना चाहता हूं। आप निवेश कर रहे हैं या नहीं? पता चला कि पिछले समझौते के अनुसार राजगढ़ नगर निगम कल एक बड़े पैमाने पर निवेश समारोह आयोजित करेगा, लेकिन ओंकार परमार का रुख अभी तक स्पष्ट नहीं था। इसलिए मानवीर अय्यर ने अपने सेक्रेटरी को फोन करके पुष्टि करने को कहा। मानवीर अय्यर ने कहा, मेयर मानवीर को फोन दो, मैं उन्हें बता दूंगा। ठीक है, कृपया 1 मिनट रुकिए। सचिव ने मानवीर अय्यर को फोन दिया और ओंकार परमार ने कहा, पुराने दोस्त, मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। डॉक्टर अर्णव ने अभी अभी मेरी हालत पूरी तरह से ठीक कर दी है और अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। इस बार राजगढ़ सिटी में मेरा निवेश न केवल पक्का हो सकता है, बल्कि दोगुना भी हो सकता है। मैंने 2000 करोड़ रुपए निवेश करने का फैसला किया है। मानवीर अय्यर ये खबर सुनकर सचमुच चौंक गए और फिर उत्साहित होकर मुस्कुराते हुए बोले, धन्यवाद। उनके लिए 1000 करोड़ का निवेश वाकई बहुत महत्वपूर्ण है, जो राजगढ़ शहर में कुल वार्षिक निवेश के लगभग बराबर है। पहले उन्होंने जिस वजह से मना किया था वो पूरी तरह से अर्णव के चेहरे की वजह से था। अब जब हालात अचानक बदल गए हैं तो 1000 करोड़ का निवेश न केवल सुरक्षित रह गया है, बल्कि दोगुना भी हो गया है। ये निश्चित रूप से एक बड़ी राजनीतिक उपलब्धि है। हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि अर्णव ने अचानक अपना मन क्यों बदल लिया। फिर भी ये एक बहुत ही खुशी की बात है। दोनों लोगों ने कुछ सरल शब्द कहे और फिर फोन रख दिया। राजगढ़ शहर, चक्रवर्ती फैमिली विला। उदय चक्रवर्ती एक युवक के सामने सम्मान भरे भाव से खड़े थे। चक्रवर्ती परिवार की 3 पीढ़ियों में 3 सबसे प्रसिद्ध हैं। सबसे बड़ी बेटी आलिया चक्रवर्ती, सबसे बड़ा बेटा शुभोदय चक्रवर्ती और दूसरा उदय चक्रवर्ती। वो अपनी चंचलता के लिए प्रसिद्ध है, जबकि अन्य 2 अपनी क्षमताओं और प्रतिभा पर भरोसा करते हैं। और राजगढ़ शहर की युवा पीढ़ी के बीच एक उत्कृष्ट व्यक्ति है। वो व्यक्ति उदय चक्रवर्ती के सामने इस समय उसका सबसे बड़ा भाई शुभोदय चक्रवर्ती खड़ा था। भाई, मुझे पता चल गया है, उस लड़के का नाम अर्णव है। वो राजगढ़ मेडिकल यूनिवर्सिटी का एक छात्र है। अब वो एक रेस्टोरेंट, एक दवा फैक्ट्री
और एक मेडिकल क्लिनिक का मालिक है। शुभोदय चक्रवर्ती ने अपने होंठ सिकोड़े और तिरस्कार से कहा, तुम्हारे जैसा निकम्मा भाई मेरा कैसे है, और एक छोटा डॉक्टर तुम्हें इस तरह कैसे रौन सकता है। उदय चक्रवर्ती ने कहा, भाई ये मेरी गलती नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि वो लड़का बहुत कुशल है, इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, वरना मैं ये सांस भी नहीं ले पाऊंगा। हमारे चक्रवर्ती परिवार की इज्जत की खातिर हमें इस लड़के को सबक सिखाना होगा, वरना भविष्य में चक्रवर्ती परिवार राजगढ़ प्रांत में कैसे पैर जमा पाएगा। सुबोधय चक्रवर्ती ने तेजी से कहा, अच्छा अब तुम लोगों को लेकर उसका रेस्टोरेंट तोड़ दो, उसे सबक सिखाओ, और जो चीजें छीन ली गई थी उन्हें वापस ले लो। उभोदय चक्रवर्ती ने कहा, भाई तुमने अस्पताल की बजाय रेस्टोरेंट क्यों चुना? मैंने सुना है कि अर्णव नाम का लड़का रोजाना अस्पताल में आता जाता है। एक जर्जर अस्पताल की कीमत कितनी होती है? ये तो कबाड़ का एक जर्जर टुकड़ा ही है जिसका जीर्णोद्धार होना है, वो चाहे कहीं भी हो। रेस्टोरेंट टूटने के तुरंत बाद उसे वापस आना ही होगा। मुझे पता है भाई, उदय चक्रवर्ती ने कहा, लेकिन मेरे मातहत लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकते। चक्रवर्ती परिवार के एक जाने माने प्लेबॉय होने के नाते उसके पास बहुत कम संसाधन थे। सुबोधय चक्रवर्ती अलग है, तियान परिवार की तीसरी पीढ़ी और भावी उत्तराधिकारी होने के नाते वो तियान परिवार की अधिकांश शक्ति को नियंत्रित करता है। ये आसान है, मैं तुम्हारे साथ 10 निजी अंगरक्षक भेजूंगा और दानियल को तुम्हारे साथ जाने दूंगा। शुभोदय चक्रवर्ती ने कहा, उस लड़के को सबक सिखाओ, लेकिन याद रखना कि किसी को मत मारना, वरना इसका अंत अच्छा नहीं होगा। धन्यवाद भाई। उदय चक्रवर्ती खुशी से भर गया। दानियल चक्रवर्ती परिवार द्वारा आमंत्रित कुछ गुरुओं में से एक था और उसकी साधना आध्यात्मिक स्तर के प्रारंभिक चरण में पहुंच गई थी। उसकी राय में जब तक दानियल कार्रवाई करता रहेगा वो अर्णव को जरूर कुचलकर मार डालेगा। अर्णव, मेरे आने तक रुको और देखो मैं तुम्हारे साथ कैसे पेश आता हूं। उसने अपनी मुट्ठी जोर से भींची और फिर दानियल और एक अंगरक्षक के साथ कमला रेस्टोरेंट की ओर दौड़ा। उसके जाने के बाद शुभोदय चक्रवर्ती ने इसके बारे में सोचा और थोड़ा बेचैन लग रहा था। उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और एक और फोन नंबर डायल किया। इंस्पेक्टर खान, मेरा भाई लोगों को कमला रेस्टोरेंट ले गया है, कृपया वहां मेरी मदद के लिए कुछ लोगों को ढूंढिए। उदय का ध्यान रखना। कार में अर्णव ओंकार परमार को सिखा रहा था कि बाद में ये कैसे करना है। मिस्टर परमार, मेरे तरीके के अनुसार थोड़ी देर बाद तुम्हें थोड़ा अन्याय महसूस होगा। ओंकार परमार ने अपनी छाती थपथपाई और कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जब तक मैं उन्हें वापस ला सकता हूं मैं कुछ भी कर सकता हूं। बस रुको, पहले तुम्हें सामान्य गति से चलना चाहिए, उपहार देना चाहिए और सिर झुकाकर माफी मांगनी चाहिए। अगर तुम अंत में भी आंटी बिमला की माफी नहीं जीत सकते तो कड़वी चाल चलना। अर्णव ने 2 रक्त की थैलियां देते हुए कहा, जो उस डॉक्टर से ली गई थी। जब समय आएगा मैं आंटी बिमला और लक्षित को बता दूंगा कि तुम्हारी बीमारी बिल्कुल ठीक नहीं हुई है और तुम्हारे पास जीने के लिए केवल 3 दिन बचे हैं। अब तुम पूरी तरह से अपने पुराने गौरव पर लौट आए हो। इतने सालों बाद आंटी बिमला तुम्हें भूली नहीं होगी, वरना वो अपेक्षा में रहती। अगर उसने सुना होता कि उसके पास जीने के लिए केवल 3 दिन बचे हैं तो वो तुम्हें जरूर माफ कर देती। ओंकार परमार ने हिचकिचाते हुए कहा, यह तरीका तो ठीक है, लेकिन 3 दिन में क्या करना है? अर्णव ने उसकी तरफ आंखें घुमाई और कहा, हम सब दरवाजे के अंदर आ गए हैं। अगर तुम 3 दिन में भी आंटी से नहीं निपट सकते तो तुम बस एक टोफू का टुकड़ा खरीदकर मर सकते हो। मैं समझ गया, मैं समझ गया। ओंकार परमार ने बार बार सिर हिलाया और फिर खून की दोनों थैलियां अपनी जेब में छिपा ली। वे दोनों राजगढ़ रेस्टोरेंट पहुंचे और सीधे ऊपरी मंजिल पर चले गए। लक्षित और उनके बेटे के यहां पहुंचने के बाद उन्होंने एक कमरा ठीक किया और तब से यही रह रहे हैं। जब वो दरवाजे पर आया तो ओंकार परमार ने दरवाजा खटखटाया और कमरे में किसी को गुस्से से कहते सुना, कार, क्या तुम्हारा काम हो गया? यहां से चले जाओ। अर्णव ने कहा, आंटी बिमला, मैं हूं अर्णव बेटा। ओह अर्णव, मुझे लगा कि वो मरा हुआ भूत फिर से आ गया है। बिमला ने बोलते हुए दरवाजा खोला, लेकिन जब उसने अर्णव के बगल में ओंकार परमार को देखा तो उसका चेहरा अचानक फिर से ठंडा पड़ गया। मैं आपको बताता हूं मिस्टर परमार, अर्णव तो क्या, स्वर्ग का राजा भी ये काम नहीं कर पाएगा। अभी यहां से चले जाइए। लक्षित भी बाहर चला गया, लेकिन वो अपनी मां के पास खड़ा रहा और कुछ नहीं बोला। हालांकि उसे ओंकार परमार के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी, लेकिन आखिरकार वो उसका जैविक पिता था। ओंकार परमार ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, बिमला, मैं यहां आप मां और बेटे से ईमानदारी से माफी मांगने आया हूं। इन सालों में ये सचमुच मेरी गलती है, मुझे आप दोनों से माफी चाहिए। क्या आप मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका दे सकती हैं? तभी बिमला ने उसके पहनावे को साफ देखा। अब उसके पास चमकदार बॉस हेयर स्टाइल और महंगा सूट नहीं था। उसने साधारण कैजुअल कपड़े पहने थे और उसकी कमर पर लग्जरी आइकॉन बेल्ट नहीं थी।
इससे उसे तुरंत ज्यादा सामान्य और विनम्र महसूस हुआ। ओंकार परमार अभी अभी मिलने आए थे, और जो बात उसे सबसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं हुई वो थी लोगों पर पैसे फेंकने का उनका रवैया। ये देखकर कि उसके चेहरे पर थोड़ी नरमी आई, कार परमार ने झट से कहा, बिमला, देखो, ये वो तोहफा है जो मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। ये कहते हुए उसने जेड बांसुरी उसे थमा दी। जब हम साथ थे मैंने तुम्हें जेड बांसुरी देने का वादा किया था। अब मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। इस पन्ने जैसे हरे रंग की बांसुरी को देखकर बिमला के चेहरे पर एक उलझन भरी अभिव्यक्ति उभर आई, लेकिन उसने उसे लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, बल्कि कहा, जरूरत नहीं है, मैंने कई सालों से बांसुरी नहीं बजाई है। हालांकि उसने ये कहा, लेकिन उसका मन उस दृश्य को याद किए बिना नहीं रह सका जब वे दोनों साथ थे। उस समय उसे ओंकार परमार के लिए बांसुरी बजाना खास तौर पर पसंद था। प्यार तो प्यार होता है। ओंकार परमार कुछ और कहने ही वाला था कि अचानक सीढ़ियों के ऊपर से अराजक कदमों की आवाज आई और फिर उदित चक्रवर्ती के नेतृत्व में एक दर्जन लोग दौड़कर अंदर आए। रेस्टोरेंट की सबसे ऊपरी मंजिल पर मेहमानों का स्वागत नहीं होता था, इसलिए यहां बहुत सन्नाटा था। उदित चक्रवर्ती के अचानक आने से ओंकार परमार की स्वीकारोक्ति की योजना में बाधा पड़ी, जिससे वो बहुत असंतुष्ट हो गया। वो इन लोगों की ओर मुड़ा और बोला, तुम सब कौन हो? यहां किस लिए आए हो? हांगकांग के एक आभूषण व्यवसायी होने के नाते वो जहां भी जाता है हमेशा सम्मानित अतिथि होता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो इन लोगों को गंभीरता से नहीं लेगा। उदित चक्रवर्ती ने उसके हाथ में बांसुरी देखी और चिल्लाया, अरे, मेरी बांसुरी लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने अपने पीछे खड़े अंगरक्षक की ओर हाथ हिलाया, आओ, मेरी बांसुरी वापस ले आओ। वो शुरू में ओंकार परमार से परिचित नहीं था, और अब ओंकार परमार आम लोगों के कपड़े पहने हुए है। वो किसी बूढ़े आदमी से अलग नहीं दिखता, उसमें हांगकांग के किसी व्यवसायी जैसा कोई आभा मंडल कैसे है? इन लोगों का ये तांडव देखकर अर्णव का दिल पसीज गया और उसे एक नया विचार सूझा। लड़के, खिलवाड़ मत करो, मैं तुमसे कह रहा हूं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें तुम ठेस नहीं पहुंचा सकते। मैं ठेस नहीं पहुंचा सकता? ये मजाक है। क्या राजगढ़ शहर में कोई ऐसा है जिसे मैं ठेस नहीं पहुंचा सकता? उदित चक्रवर्ती ने अपने अंगरक्षक को फिर से चिल्लाकर कहा, बांसुरी वापस ले आओ और इस बूढ़े को सबक सिखाओ। उसे लगा कि आज उसने स्थिति पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया है, इसलिए वो अर्णव पर हमला करने की जल्दी में नहीं था और उसने पहले अपने सामने खड़े बूढ़े को सबक सिखाने का फैसला किया। इन लोगों को अपनी ओर दौड़ते देखकर ओंकार परमार गुस्से से भर गया। देखते हैं कौन हिम्मत करता है। वो पहले एक अंगरक्षक के रूप में काम कर चुका था और उसके पास कुछ हुनर थे, इसलिए उसे इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। तभी उसके कान में एक आवाज गूंजी, योजना बदल दी गई है। ये चाल ज्यादा असली है, उन्हें विरोध न करने दें और बस बांसुरी की रक्षा करें। अर्णव का निर्देश सुनकर ओंकार परमार ने तुरंत प्रतिरोध करना छोड़ दिया। एक हाथ से अपना सिर थामे और दूसरे हाथ से जेड बांसुरी को अपनी छाती से कसकर पकड़े रहा। जैसे ही उसने प्रतिक्रिया दी, अंगरक्षक दौड़े और ओंकार परमार पर हमला कर दिया। दो अंगरक्षक जेड बांसुरी छीनने के लिए दौड़े, लेकिन उसने किसी भी कीमत पर उसे छोड़ने से इनकार कर दिया और अंततः जमीन पर गिर पड़ा। यह देखकर कि यह बूढ़ा आदमी कितना जिद्दी था, उदित चक्रवर्ती फिर चिल्लाया, उसे मारो, उसे तब तक जोर से मारो जब तक वो छोड़ न दे। ये कहने के बाद उसने गर्व से अर्णव की ओर देखा। उसकी राय में अर्णव उसे जरूर रोकेगा, लेकिन उसे आश्चर्य इस बात पर हुआ कि अर्णव बस वही खड़ा चुपचाप देख रहा था। उसके होठों पर मुस्कान थी, उसे कदम उठाने का कोई इरादा नहीं था। ओंकार परमार को इन लोगों द्वारा पीटे जाते देख बिमला और लक्षित के हावभाव बदल गए। खासकर लक्षित, आखिरकार उसका जैविक पिता था। वो दूसरों से पीटे जाने को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी मां ने कुछ नहीं कहा, इसलिए उसके लिए आगे आकर कोई कदम उठाना मुश्किल था। बिमला चिल्लाई, तुम कौन हो? लोगों को क्यों मारते हो? बस करो। उदित चक्रवर्ती के होठों पर व्यंग्यात्मक भाव था और वो घमंड से चिल्लाया, मैं जिसे चाहूं मार सकता हूं, क्या तुम रुकोगे? उसने अपने अंगरक्षकों को फिर से चिल्लाया, जल्दी से बांसुरी ले आओ, उसे तोड़ना मत। कार जमीन पर लेट गया और बांसुरी को जोर से बजाते हुए चिल्लाया, ये मेरी तरफ से मेरी पत्नी को एक उपहार है, अगर तुम मुझे मार भी दो तो भी मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। उदित चक्रवर्ती ने जब यह सुना तो वो क्रोधित हो गए और गाली देते हुए बोले, तुम बुरे बूढ़े हो, अब भी मुझसे रूखेपन से बात करते हो, उसे मारो, उसे मारो। ये सुनते ही अंगरक्षकों ने तुरंत अपने हाथ पैरों पर जोर दिया, मुक्के मारे और जोर जोर से पीटने लगे। अर्णव ने देखा कि गर्मी लगभग खत्म हो चुकी है और चुपके से फिर से संदेश दिया, मिस्टर परमार, खून की उल्टी करने का समय हो गया है। निर्देश सुनकर ओंकार परमार ने चुपके से खून की एक थैली अपने मुंह में ठूंस ली। जब एक अंगरक्षक ने उनकी पीठ पर लात मारी तो उन्होंने मुंह में खून भरकर थूका और उसे अपने हाथ में रखी बांसुरी पर छिड़क दिया।
फिर वो मुंह में खून भरकर चिल्लाए, ये मेरी ओर से मेरी पत्नी के लिए एक उपहार है। अगर तुम मुझे मार भी डालो तो भी मैं तुम्हें नहीं दूंगा। अर्णव थोड़ा मुस्कुराया। ये बूढ़ा आदमी सचमुच इसमें ड्रामा जोड़ दे दिया। ओंकार परमार को खून की उल्टी होने तक पीटते देख बिमला इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका और दौड़कर चिल्लाया, जल्दी बंद करो। अपनी मां को कार्रवाई करते देख लक्षित ने अब और संकोच नहीं किया। वो आगे बढ़ा और अपने आगे चल रहे अंगरक्षकों को घूंसे मारे और फिर उन सभी को 3 घूंसे और 2 लातों से जमीन पर गिरा दिया। बिमला आगे बढ़ी और ओंकार परमार को उठाने में मदद की और घबराकर बोली, ओंकार, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। बस अफसोस है कि मैंने तुम्हारी बांसुरी को मेरी पापी खून से गंदा कर दिया। ओंकार परमार बोलते हुए हल्के से मुस्कुराया। उसके खून से सने दांत दिखाई दे रहे थे। फिर उसने हाथ बढ़ाकर बांसुरी पोंछी, मानो बांसुरी पर लगे खून को पोंछने के लिए। लेकिन जितना ज्यादा उसने पोंछा, बांसुरी पर लगे घोड़ी के खून के धब्बे और भी ज्यादा लग गए और बांसुरी का ज्यादातर हिस्सा लाल हो गया। बिमला को कैसे पता चला कि खून की थैली में नकली खून है? उसका गला रूंध गया और उसने कहा, ओंकार परमार, तुम इतने मूर्ख क्यों हो? बस उन्हें एक टूटी हुई बांसुरी दे दो। नहीं, ये मेरा तुम्हें तोहफा है। मैं अपना वादा फिर कभी नहीं तोड़ सकता। मैं मर भी जाऊं तो भी उन्हें ये कभी नहीं दूंगा, ओंकार ने कहा और बिमला की बाहों में झुक गया। अर्णव ने मन ही मन सोचा, अगर इस बूढ़े को अपने अभिनय कौशल के लिए ऑस्कर न मिले तो कितना अफसोस होगा। अपने आदमियों को जमीन पर गिरते देखकर उदय चक्रवर्ती के हावभाव बदल गए। कोई आश्चर्य नहीं। उसने कहा था कि मैं उसे नाराज नहीं कर सकता, लेकिन पता चला कि यह बड़ा आदमी तो उस्ताद था। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि इससे मैं डर सकता हूं? अभी तो बहुत दूर जाना है। उसने पीछे से पुकारा, दानियल, अब तुम्हारी बारी है कार्रवाई करने की। दानियल नाम का यह आदमी 40 या 50 साल का एक अधेड़ उम्र का आदमी है। वो लंबा और दुबला पतला है। उसके सिर पर बाल नहीं है और उसके कानों के किनारों पर बस थोड़े से बाल है। उसकी आंखें भयंकर है और वो बेहद खतरनाक दिखता है। ये आदमी हमेशा से ही अपने कामों में बेहद निर्दयी रहा है और लोगों की हड्डियां थूके बिना ही उन्हें खा जाता था। युवा स्वामी, चिंता मत करो, मैं इस बड़े आदमी की सारी हड्डियां अभी कुचल दूंगा। दानियल की बात खत्म होने के बाद वो लक्षित की ओर चल पड़ा। उसने अपने सामने खड़े बड़े आदमी को जरा भी गंभीरता से नहीं लिया, ये सोचकर कि वो बस अपनी शारीरिक शक्ति पर निर्भर है। बड़े आदमी, भाड़ में जाओ। ये कहने के बाद उसने अपने पतले पंजे फैलाए और उस लंबे और मजबूत कंधे की कॉलरबोन पकड़ ली। यह हरकत तेज और जोरदार थी और उसने पलक झपकते ही लक्षित का कंधा पकड़ लिया। दानियल के मुंह के कोने पर गर्व की एक झलक थी। आखिरकार वो तो बस एक बेकार चीज थी जिसमें कोई ताकत नहीं थी और उसके सामने प्रतिरोध करने की उसमें कोई क्षमता नहीं थी। वो अपने मजबूत हाथ से लक्षित की कॉलरबोन तोड़कर उसे सीधे नष्ट कर देना चाहता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके रात के हाथ ने मानो लोहे की दीवार को जकड़ लिया हो और चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वो आधा बिंदु भी नहीं तोड़ पाया। वो आध्यात्मिक स्तर के शुरुआती चरण में ही था, जबकि यदि लक्षित की वर्तमान शारीरिक शक्ति का तुलना किया जाए तो शायद एक अंतिम आध्यात्मिक योद्धा स्तर के साथ लड़ सकता है। ये गति भयानक है। शायद ये गोली की वजह से है। एक वास्तविक आध्यात्मिक स्तर था। वो अभी भी शरीर प्रशिक्षण तकनीकों का अभ्यास कर रहा था। उसका शरीर स्टील से भी ज्यादा मजबूत था। ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे वो हिला सके। बूढ़े, तुम अभी भी वहां से बहुत दूर हो। जैसे ही उसने कहा, लक्षित ने अपना हाथ उठाया और दानियल का हाथ अपनी हथेली में पकड़ लिया। फिर हड्डियों के चटकने की आवाज आई और उसका एक हाथ चुटकी से अलग हो गया। दानियल ने एक हृदय विदारक चीख निकाली और अपने दूसरे हाथ से बिजली की तरह वार किया। लक्षित के घुटे हुए गले को चुटकी से दबा दिया। परिणाम फिर भी वही रहा। लक्षित ने चकमा नहीं दिया, लेकिन उसकी छोटी सी साधना कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाई। इसके बजाय उसका बायां हाथ फिर से पकड़ लिया गया और उसके बाद हड्डियों के टूटने की आवाज आई। आह! जैसा कि कहावत है, 10 उंगलियां एक साथ जुड़ी होती है और पूरे हाथ की हड्डियां कुचल दी जाती है। दानियल की हड्डियों में दर्द हो रहा है और उसे अब मालिक के चेहरे की परवाह नहीं है। वो किसी कत्लगाह की तरह चीख रहा है। सिर्फ एक आमने सामने की मुलाकात में लक्षित ने दानियल के दोनों हाथ निष्क्रिय कर दिए, फिर उसके पेट में लात मारी और उसे बाहर निकाल दिया। उदय चक्रवर्ती हक्का बक्का और भ्रमित था। उसने सोचा था कि वो अपने बड़े भाई के आसपास विशेषज्ञों को बुलाकर अर्णव को वश में कर लेगा, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि वो इस विशाल व्यक्ति से इतनी जल्दी हार जाएगा। लक्षित ने दानियल को बांधा और फिर से उदय चक्रवर्ती की ओर चल पड़ा। तुम क्या कर रहे हो? इधर मत आना। उदय चक्रवर्ती डर के मारे पीला पड़ गया और तब तक पीछे हटता रहा जब तक कि वो अपने पीछे खंभे से नहीं टकरा गया। इसी समय सीढ़ियों के प्रवेश द्वार पर फिर से कदमों की आहट सुनाई दी और फिर किसी ने चिल्लाकर कहा, हिलना मत।
सबने सीढ़ियों की ओर देखा और देखा कि 7-8 सुरक्षा पुलिसकर्मी, जिनकी अगुवाई 30 साल का एक नौजवान पुलिसकर्मी कर रहा था, दौड़ते हुए ऊपर आया। उदय चक्रवर्ती ने तुरंत उस व्यक्ति को पहचान लिया। इंस्पेक्टर खान, जो पास के पुलिस स्टेशन का दूसरा बड़ा ऑफिसर था, जो उसके सबसे बड़े भाई शुभोदय चक्रवर्ती का पुराना दोस्त था। इंस्पेक्टर खान, तुम यहां हो। इन लोगों ने मेरे आदमियों को घायल कर दिया है, इन्हें जल्दी से गिरफ्तार करो। बात करने के बाद उसने अपने बगल में बैठे दानियल की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, लोगों को इस तरह पीटने के बाद उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए, है ना? बिमला चिल्लाई, क्या तुम नासमझी नहीं कर रहे हो? जाहिर है तुम ही रेस्टोरेंट में उपद्रव मचाने के लिए दौड़े थे। मेरा बेटा आत्मरक्षा में ऐसा कर रहा था। इंस्पेक्टर खान मूल रूप से चक्रवर्ती परिवार की मदद करने के लिए यहां आया था, लेकिन उसने उसकी बात नहीं सुनी और तुरंत चिल्लाया, मैं हर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लूंगा जो किसी को पीटने के बाद बहस करने की हिम्मत करेगा। वो उदय चक्रवर्ती की ओर मुड़ा और बोला, ये सब किसने किया? इन शब्दों का अर्थ पहले से ही स्पष्ट है, यानी उदय चक्रवर्ती जिसे भी कहेंगे उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उदय चक्रवर्ती स्वाभाविक रूप से समझ गए और उन्होंने अपना हाथ उठाकर अर्णव, लक्षित और यहां तक कि कार परमार की ओर इशारा किया। सबने कार्रवाई की और सबको एक साथ गिरफ्तार कर लिया गया। खान ने अपने अधीनस्थों की ओर हाथ हिलाया, क्या तुमने सुना? इन पागलों को गिरफ्तार करो जो जानबूझकर नुकसान पहुंचा रहे हैं। ओंकार परमार बिमला के अमन का आनंद ले रहे थे। इन लोगों को फिर से उपद्रव मचाने आते देखकर उन्होंने तुरंत अपनी छाती फुला ली और चिल्लाए, मुझे आश्चर्य है कि तुम में से कौन यह जानने की हिम्मत करता है कि मैं कौन हूं। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाते, अर्णव की आवाज फिर से उनके कानों में गूंजी, उन्हें पकड़ लेने दो, वरना आज का मामला अभी खत्म नहीं होगा। इंस्पेक्टर खान ने व्यंग्य किया, बूढ़े, बताओ तुम कौन हो? अर्णव के कहने पर कार परमार ने अपनी पहचान नहीं बताई, बल्कि बिमला की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं उसका पति और अपने बेटे का पिता हूं। तुम्हारी पहचान इतनी जबरदस्त है कि मुझे बहुत डर लग रहा है। इंस्पेक्टर खान ने तिरस्कार से मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी करो और सबको हथकड़ी लगाओ। 7-8 सुरक्षाकर्मी आगे बढ़े और अर्णव और 3 लोगों को पकड़ा दिया। सभी को हथकड़ी लगा दी गई। हालांकि कार परमार बहुत शक्तिशाली था, फिर भी उसने अर्णव की आंखों के दबाव को सहन किया और उन्हें हथकड़ी लगाने दी। इंस्पेक्टर खान ने हाथ हिलाया, इन सबको ले जाओ। ये देखकर कि इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, मां बिमला ने जल्दी से चिल्लाकर कहा, तुम लोगों को क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? इन लोगों को जल्दी से जाने दो। लेकिन वो एक साधारण महिला थी और क्रूर सुरक्षा पुलिस के सामने उसकी हिम्मत नहीं हुई। इंस्पेक्टर खान चिल्लाए, तुम चिल्ला क्यों रही हो? अगर तुम औरत न होती तो मैं तुम्हें भी गिरफ्तार कर लेता। ये कहकर वो सबको नीचे ले गया और बिमला भी उनके पास पहुंचने ही वाली थी कि अर्णव की आवाज उसके कानों में पड़ी, आंटी बिमला, यहां मत आना, यहां आना बेकार है। मदद के लिए मेयर मानवीर के पास जाओ, वरना हम सचमुच बर्बाद हो जाएंगे। अभी जाओ, जितनी जल्दी हो सके। ओह, मां बिमला जानता था कि वो असल में कुछ नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर खान और बाकी लोगों के जाने के बाद वो तुरंत मानवीर अय्यर के घर की ओर दौड़ा। जब वो गेट पर पहुंची तो 2 गार्डों ने उसे रोका और पूछा, तुम क्या कर रही हो? तुम किसे ढूंढ रही हो? मैं मेयर मानवीर को ढूंढ रहा हूं। क्या आपका अपॉइंटमेंट है? नहीं, लेकिन मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है, बिमला ने उत्सुकता से कहा। इसलिए मैं मेयर मानवीर से मिलना चाहती हूं और उनसे मदद मांगना चाहती हूं। गार्ड जोर से हंसा और बोला, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है ना? अगर तुम्हारा बेटा गिरफ्तार हो गया तो तुम शहर के मुखिया के पास जाओगी। अगर तुम अभी ऐसी ही रहोगी तो क्या शहर का मुखिया अपना काम कर पाएगा? बिमला भी जानती थी कि उसका तर्क कुछ हद तक समझ से परे था। एक पल झिझकने के बाद उसने कहा, बच्चे के पिता को भी साथ में गिरफ्तार कर लिया गया है, तो क्या? गार्ड ने तिरस्कार से कहा, जल्दी से चले जाओ और यहां कोई उपद्रव मत करो। उसने अपने होंठ इस तरह काटे और अब वो सिर्फ ओंकार परमार नाम ही बोल पा रही थी। उसने कहा, मेरा आदमी ओंकार परमार है, हांगकांग शहर का आभूषण व्यवसायी। क्या? तुमने क्या कहा? चौकड़ी ने उसे बंद कर दिया और कहा, क्या तुम मानसिक रूप से बीमार हो? ओंकार परमार तुम्हारा आदमी कैसे हो सकता है? बिमला ने उत्सुकता से कहा, मैं 1-2 वाक्य में नहीं समझा सकती, कृपया जाने दे, मैं मेयर मानवीर से मिलना चाहती हूं। चौकीदार ने कहा, नहीं, शहर की मेयर ऐसी चीज नहीं है जिसे आप चाहें तो यूं ही देख सकते हैं। बिमला चिल्लाई, कृपया, मैं बहुत चिंतित हूं। चिंतित होना ठीक है। दोनों लोग बहस कर रहे थे कि तभी एक युवक आया। वो सेक्रेटरी स्वागत था, मेयर मानवीर का सेक्रेटरी। बिमला को देखकर फिर उसने पूछा, क्या हो रहा है? तुम यहां किस बात का बतंगड़ बना रही हो? गार्ड ने जल्दी से कहा, सेक्रेटरी, ये व्यक्ति मेयर मानवीर से मिलने की जिद कर रहा है और यह भी दावा कर रहा है कि वो ओंकार परमार की पत्नी है। सेक्रेटरी स्वागत ने बिमला की तरफ देखा और कहा, आप कौन है?
मैं कार परमार की पत्नी से मिला हूं। वो नहीं है। हाँ, ओंकार परमार मेरे बेटे के पिता है। बिमला ने कुछ देर तक अपनी बात साफ तौर पर नहीं कही। सेक्रेटरी स्वागत ने कहा, क्या गड़बड़ है? जल्दी से निकल जाइए। ये जगह आपके लिए परेशानी खड़ी करने की जगह नहीं है। बिमला ने उत्सुकता से कहा, ओंकार परमार सचमुच मेरे आदमी है। अर्णव ने मुझे आने के लिए कहा था। अर्णव? सेक्रेटरी स्वागत जाने ही वाले थे, लेकिन ये 3 शब्द सुनकर वे पीछे मुड़े और पूछा, क्या आप डॉक्टर अर्णव की बात कर रहे हैं? हाँ, वही है। उसे भी पुलिस स्टेशन के लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। जाने से पहले उसने मुझे मेयर मानवीर को ढूंढने के लिए कहा। सेक्रेटरी स्वागत मानवीर अय्यर के साथ अर्णव की स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ था। यह सुनकर कि उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है, वो विनम्रतापूर्वक बिमला को मानवीर अय्यर से मिलने ले आया। कार्यालय में प्रवेश करते हुए सेक्रेटरी स्वागत ने कहा, मेयर, इस महिला ने कहा है कि डॉक्टर अर्णव को पकड़ लिया गया है और वो आपको ढूंढने आए हैं। मानवीर अय्यर एक दस्तावेज पढ़ रहे थे। ये सुनते ही उन्होंने उसे तुरंत नीचे रख दिया और पूछा, बहन, क्या हो रहा है? कृपया स्पष्ट रूप से समझाएं। बिमला ने जल्दी से सारी बात और ओंकार परमार के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताया और अंत में कहा, मुझे नहीं पता कि वे लोग कौन हैं। खैर, बाद में सुरक्षा पुलिस ने अर्णव और मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लिया। जाने से पहले अर्णव ने मुझे तुम्हें ढूंढने आने को कहा। क्या? आपने कहा कि सुरक्षा पुलिस ने न केवल अर्णव को बल्कि ओंकार परमार को भी गिरफ्तार कर लिया है? मानवीर अय्यर अचानक अपनी मेज के पीछे से उठ खड़े हुए। ओंकार परमार ने राजगढ़ शहर में 2000 करोड़ रुपए के निवेश का वादा किया था। वो बेहद खुश थे और कल निवेश के शुभारंभ समारोह की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इस समय लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था, जिससे शहर के इस दिग्गज को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने 2000 करोड़ का निवेश वापस ले लिया, जो पूरे राजगढ़ शहर के लिए नुकसानदेह होता। इसके अलावा अर्णव उनके रक्षक थे। उन्होंने अभी अभी वादा किया था कि राजगढ़ शहर में उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा, लेकिन पलक झपकते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस स्टेशन ले जाया गया। क्या ये उनके मुंह पर तमाचा नहीं है? उन्होंने पूछा। क्या आपको पता है कि उन्हें कहाँ ले जाया गया? मां बिमला ने कहा, मैंने सुना है कि वो वॉल्यूम स्क्वायर पुलिस स्टेशन से है। मानवीर अय्यर ने सेक्रेटरी स्वागत से उदास भाव से कहा, तुरंत एक गाड़ी तैयार करो और मेरे साथ वॉल्यूम स्क्वायर पुलिस स्टेशन चलो। साथ ही नागेश साहा को फोन करो और उसे साथ में आने के लिए कहो। वॉल्यूम स्क्वायर पुलिस स्टेशन में अर्णव और दोनों को सीधे पूछताछ कक्ष में ले जाया गया। उन्हें अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ बंद कर दिया गया। पूछताछ कक्ष की पिछली दीवार पर लिखा था, अपराध स्वीकार करने वालों के लिए सजा, विरोध करने वालों के लिए सजा। उनके बगल में कई बिजली के डंडे और रबर के डंडे लटके हुए थे और बीच में एक लोहे का स्टूल रखा गया था। चूंकि वहां सिर्फ एक ही स्टूल था, इसलिए दरवाजे में घुसते ही एक जवान सुरक्षा पुलिसकर्मी उन तीनों पर चिल्लाया, ईमानदारी से बैठो और मेरे लिए बैठ जाओ। खासकर तुम, बड़े आदमी, जल्दी से बैठ जाओ। लक्षित ने असंतुष्ट होकर कहा, मैंने कानून नहीं तोड़ा, मैं क्यों बैठूं? बेटे, तुम इतना सख्त होने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? युवा सुरक्षा पुलिसकर्मी गुस्से से बोला, अगर मैं तुम्हें बैठने को कहूं तो बैठ जाओ। लक्षित ने जिद से कहा, मैं नहीं बैठूंगा। बेटे, देखता हूं तुम कितने जिद्दी हो सकते हो। युवा सुरक्षा पुलिस अधिकारी आया और लक्षित के घुटने पर जोर से लात मारी। आमतौर पर यह मानव शरीर का एक कमजोर जोड़ होता है। इसे लात मारकर ऊपर उठाना संभव है, बैठने या घुटने टेकने की तो बात ही छोड़िए। लेकिन लक्षित का तो असामान्य होना ही तय था। उसकी लात तांबे की दीवार पर लगने जैसी थी। उसके टखने में मोच आ गई और वह चीख पड़ा, साले, क्या तू लोहे का बना है? युवा सुरक्षा पुलिस अधिकारी ने अपना टखना पकड़ लिया और दर्द से मुंह बना लिया। ओंकार परमार ने कहा, तुम अपनी मर्जी से लोगों को गिरफ्तार करते हो। जाहिर है वे लोग ही उपद्रव मचाने आए हैं। क्या अब भी तुम्हें हमें गिरफ्तार करने का कोई मतलब है? युवा सुरक्षा पुलिसकर्मी गुस्से में आ गया, लंगड़ाता हुआ दीवार की ओर गया, हाथ बढ़ाया और बिजली का डंडा निकाल लिया। बटन चालू करने पर 1 फुट से ज्यादा लंबा एक नीला चाप चमक उठा। बेटे, देखते हैं तुम बिजली संभाल सकते हो या नहीं। जैसे ही वो आगे बढ़ने वाला था, दरवाजा खुला और उदित चक्रवर्ती और इंस्पेक्टर खान बाहर से अंदर आ गए। छोड़ो, हम बाद में देख लेंगे। इंस्पेक्टर खान ने युवा सुरक्षा पुलिसकर्मी को रोका, फिर कई दस्तावेज मेज पर पटक दिए और उन तीनों से कहा, तुम तीनों जल्दी से आओ और नामों पर हस्ताक्षर करो। मुझे सच में इसका एहसास ही नहीं हुआ। यहां के कार्यालय की कार्यक्षमता वाकई बहुत अच्छी है। हमसे एक शब्द भी पूछे बिना ही स्वीकारोक्ति पूरी हो गई। अर्णव ने एक पेपर उठाकर उसे देखा और पढ़ा। इसमें एक स्वीकारोक्ति थी। इसका मूल अर्थ यह था कि उसने और लक्षित ने उदित चक्रवर्ती को जानबूझकर चोट पहुंचाने की साजिश रची थी। उसने सामग्री नीचे रख दी और चेहरे पर मजाकिया भाव से कहा, क्या तुम मानसिक रूप से बीमार हो? जाहिर है उसी ने मुझे पीटने के लिए किसी को उकसाया था। रेस्टोरेंट में हम तीनों के खिलाफ एक साजिश बनाया गया।
क्या हम टूटा हुआ बर्तन है जो बस चिल्लाएंगे ये जानते हुए कि वो मेरे घर में उपद्रव मचाने वाला है? इंस्पेक्टर खान नाराज नहीं हुए और उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, बेटे तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, बस इस पर हस्ताक्षर कर दो। इतनी बकवास करने का क्या फायदा? इससे सिर्फ तुम्हें ही तकलीफ होगी। इसी समय ओंकार परमार ने भी अपना हिस्सा पढ़ना समाप्त किया। उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, फिर उसे जमीन पर फेंक दिया और कहा, क्या तुम लोग आम लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हो? इंस्पेक्टर खान के हाव भाव अचानक बदल गए। तुमने अपना बयान फाड़ने की हिम्मत की। क्या तुम मौत चाहते हो? लगता है मैं अब भी तुम्हारे साथ बहुत नरम हूं। उदय चक्रवर्ती फिर चिल्लाया, ये सही है, ऐसे लोग बहुत घटिया होते हैं, हमें उन्हें ताकत का स्वाद चखाना ही होगा। इंस्पेक्टर खान ने अपने कई आदमियों की तरफ इशारा किया, उन्हें एक अच्छी दावत दो। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, कुछ आदमियों ने बिजली के डंडे और कुछ ने रबर के डंडे निकाल लिए और सब उस पर बुरी तरह टूट पड़े। ओंकार परमार ने गुस्से से कहा, मुझे आश्चर्य है कि तुम में से कौन ये जानने की हिम्मत करता है कि मैं कौन हूं? मैं ओंकार परमार हूं। इंस्पेक्टर खान ने मजाक में कहा, ओंकार परमार में क्या गलत है? मुझे तो सचमुच लगा था कि हांगकांग के किसी बड़े उद्योगपति जैसा नाम होना बहुत अच्छा होगा। हालांकि ओंकार परमार ने अपना नाम बताया, लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार उसके सामने बैठे बुजुर्ग ने बहुत ही साधारण कपड़े पहने थे और उसे अब हांगकांग शहर के शीर्ष 10 सबसे अमीर लोगों में नहीं गिना जा सकता था। लक्षित चिल्लाया, मेरे पिताजी हांगकांग शहर से ओंकार परमार है, परमार ग्रुप के अध्यक्ष। अभी अभी इतना कुछ अनुभव करने के बाद उसने मन ही मन इस बात को स्वीकार कर लिया है कि ओंकार परमार ही उसके पिता है। इंस्पेक्टर खान और अन्य लोगों के हाव भाव पहले तो बदल गए, फिर वे जोर से हंस पड़े। बाहर से उदय चक्रवर्ती ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम कितने घमंडी हो। अगर ये बुजुर्ग परमार ग्रुप का अध्यक्ष है तो मेरे पिता दुनिया के सबसे अमीर आदमी होंगे। जब ओंकार परमार ने अपने बेटे को उसे पापा कहते सुना तो ओंकार परमार खुश हो गया और उसका दिल खुशी से भर गया। ऐसा लग रहा था कि अर्णव की पीड़ा की योजना सफल हो गई। उसने कई लोगों से चिल्लाकर कहा, मैं हांगकांग शहर से ओंकार परमार हूं। अगर तुम मुझे गिरफ्तार किए हो, पछताओगे। इंस्पेक्टर खान चिल्लाए, ठीक है, यहां मेरे साथ धोखा मत करो, जल्दी से हस्ताक्षर कर दो वरना तुम्हें नुकसान होगा। लक्षित ने कहा, यह काम हमने तो किए ही नहीं, हम हस्ताक्षर क्यों करें? क्यों? सिर्फ इसी के लिए। अभी अभी घायल हुआ युवा सुरक्षा पुलिसकर्मी अपना धैर्य खो बैठा और उसने अपने हाथ में पकड़े बिजली के डंडे से लक्षित पर ताबड़तोड़ वार किए। लेकिन सबको हैरानी इस बात की थी कि लक्षित अब भी निडर था। उसने हाथ बढ़ाकर बिजली का डंडा पकड़ लिया, फिर उसने झटके से बिजली के डंडे के 2 टुकड़े कर दिए और उसे जमीन पर पटक दिया। युवा सुरक्षा पुलिसकर्मी पहले तो चौंका, फिर जोर से चिल्लाया, तुम क्या बगावत करोगे? साले, मैं कब से तुम्हारी बर्दाश्त कर रहा हूं। लक्षित ने उसे लात मारी और पीछे की दीवार पर जोर से मारा। अपने बेटे की ताकत देखकर ओंकार परमार ने संतुष्टि से सिर हिलाया। शुरुआत में वो इस बात को लेकर थोड़ा चिंतित था कि लक्षित उसके पारिवारिक व्यवसाय का उत्तराधिकारी बन पाएगा या नहीं, लेकिन अब लगता है कि कोई समस्या नहीं है। इंस्पेक्टर खान ने गुस्से से कहा, क्या तुम लोग जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? ये पुलिस स्टेशन है। अर्णव ने व्यंग्य किया, तुम बहुत सोचते हो, तुम्हारी खाल उधेड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बेटे, तुम मौत की तलाश में हो। इंस्पेक्टर खान अपने पीछे खड़े आदमियों से चिल्लाया, क्या देख रहे हो? मेरे साथ आओ। इन लोगों को आदेश मिला और वे एक साथ आगे बढ़े, लेकिन ये लोग लंबे और ताकतवर लक्षित के विरोधी कैसे हो सकते हैं? उसके हल्के से हाथ मिलाने से हथकड़ियां कागज की तरह 2 टुकड़ों में फट गई। फिर उसने बिजली का डंडा 3 बार तोड़ा और इन लोगों को जमीन पर गिरा दिया। मैंने सचमुच तुम्हारे खिलाफ विद्रोह किया है, मानो या न मानो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। इंस्पेक्टर खान गुस्से से लाल हो गया और अपनी कमर में बंधी बंदूक की ओर बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वो उसे निकाल पाता, अर्णव ने उसके मुंह पर जोर से तमाचा मारा और फिर लक्षित आया और उसे फिर से घूंसे और लात मारी। ये देखकर कि गति अच्छी नहीं थी, उदय चक्रवर्ती मुड़ा और भागने ही वाला था कि ओंकार परमार ने उसे लात मार दी। कुछ देर तक तीनों ने अपना गुस्सा निकाला और कमरे में मौजूद कई लोगों को तब तक पीटा जब तक वे अपने माता पिता के लिए रो नहीं पड़े। इसी समय पूछताछ कक्ष का बंद दरवाजा बाहर से लात मारकर खोला गया और फिर मानवीर अय्यर और अन्य लोग बाहर से दौड़कर अंदर आए। उनके पीछे पुलिस कमिश्नर नागेश साहा और वॉल्यूम स्क्वायर जिला पुलिस स्टेशन के हेड जगमहन थे। अपने सामने का दृश्य देखकर कई लोग दंग रह गए। उन्होंने शुरू में सोचा था कि अगर अर्णव और ओंकार परमार पकड़े गए तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। नागेश साहा और जगमहन को देखकर इंस्पेक्टर खान को तुरंत ऐसा लगा जैसे उन्होंने किसी रक्षक को देख लिया हो। वो दौड़कर उनके पास गए और चिल्लाए,
कमिश्नर नागेश, हेड जगमोहन, ये लोग वाकई बहुत अराजक हैं। उन्होंने पुलिस पर हमला किया है, इन्हें जल्दी से गिरफ्तार करो। नागेश साहा समझ गई कि क्या हुआ है और सख्ती से चिल्लाए, चुप रहो। मैं इंस्पेक्टर खान उलझन में दिखे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कमिश्नर उन पर इतना गुस्सा क्यों है। वॉल्यूम स्क्वायर पुलिस स्टेशन के हेड होने के नाते जगमोहन एक बहुत ही चतुर व्यक्ति है। इस समय मानवीर अय्यर की प्रतिक्रिया देखकर वे चौंक गए। मुझे अभी अभी नागेश साहा का फोन आया था, जिसमें बताया गया था कि उनका एक आदमी बदतमीजी कर रहा है और हांगकांग के उद्योगपति ओंकार परमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह सुनकर वे लगभग डर गए और जल्दी से वहां पहुंच गए। उनके मन में अरबों की संपत्ति वाला परमार परिवार निश्चित रूप से एक उच्च पदस्थ व्यक्ति है। बाकी सब चीजों के अलावा निवेश आकर्षित करने की दृष्टि से यह राजगढ़ शहर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन इस समय शहर के नेता मानवीर अय्यर सबसे पहले एक युवक का अभिवादन किया, उसके बाद ओंकार परमार किया। यह क्रम बहुत ही बेतरतीब लग रहा था, लेकिन वास्तव में इसमें बहुत सी बातें थी। इससे पता चलता है कि मानवीर अय्यर के दिल में इस युवक का दर्जा ओंकार परमार से भी ऊंचा है। क्या तुम ठीक हो? अर्णव ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, भाई मानवीर, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूं। ओंकार परमार ने गुस्से से कहा, मेयर मानवीर, आप बिल्कुल सही समय पर आ गए। इन कमीनों को सुधारने का समय आ गया है। देखो इन्होंने क्या कर दिया है। ये शब्द सुनकर उदय चक्रवर्ती और इंस्पेक्टर खान दोनों डर के मारे कांप गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि सड़क पर सामान बेचने वाले जैसे दिखने वाला बूढ़ा आदमी असल में हांगकांग का रईस ओंकार परमार है। इंस्पेक्टर खान के पैर कमजोर पड़ गए और वह जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने राजगढ़ शहर के सबसे बड़े निवेशक को गिरफ्तार कर लिया और शहर के नेता को भी भड़का लिया। इसका मतलब था कि उनका करियर पूरी तरह से खत्म हो गया है। उदय चक्रवर्ती के पैर भी कांप रहे थे। हालांकि चक्रवर्ती परिवार राजगढ़ प्रांत में बहुत शक्तिशाली था, फिर भी वे अन्य धनाढ़ियों से अतुलनीय थे। संपत्ति के मामले में वे बहुत पीछे थे। अगर उसके दादा को पता चलता कि उसने इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है, तो शायद वे तुरंत उसके पैर तोड़ देते। साथ ही वो शंकाओं से भी भरा हुआ था। अर्णव तो बस एक युवा डॉक्टर था। वो कार परमार के साथ कैसे घुल मिल गया? हांगकांग का एक धनाढ़ व्यक्ति किसी और के घर क्यों जाएगा जब उसके पास करने को कुछ नहीं था? लेकिन जाहिर है कि कोई भी उसके सवाल का जवाब नहीं देता। मानवीर अय्यर ने कहा, मिस्टर परमार, चिंता न करें, मैं आपको जरूर स्पष्टीकरण दूंगा। वो पलटा, इंस्पेक्टर खान की ओर देखा और बोला, बताओ तुम कौन हो? राजगढ़ शहर के नेता होने के नाते एक जिले के उपनिदेशक के पास उसका नाम याद रखने की कोई योग्यता नहीं थी। मैं इंस्पेक्टर खान हूं, वॉल्यूम स्क्वायर पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर। तो फिर मुझे बताओ कि डॉक्टर अर्णव और मिस्टर परमार को यहां क्यों गिरफ्तार किया गया? उन्होंने क्या अपराध किया था? ये कहते हुए मानवीर अय्यर का एक वरिष्ठ अधिकारी जैसा आभा मंडल अचानक प्रस्फुटित हुआ और इंस्पेक्टर खान तुरंत माथे पर ठंडा पसीना लिए लेट गए। ये जब कोई आसपास ना हो तब भी वो बकवास कर सकता है और अपनी मर्जी से ओंकार परमार और अर्णव के पास जा सकता है। लेकिन अब जब उसे उन दोनों लोगों की पहचान पता चल गई थी और शहर का नेता और पुलिस प्रमुख दोनों यहां थे, तब भी उसने बकवास करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? मानवीर अय्यर ने फिर से अपने बगल में बैठे उदय चक्रवर्ती की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं आपसे फिर पूछता हूं, ये कौन है? समाज का एक बेकार सदस्य कब मामलों को निपटाने में हिस्सा ले सकता है? मैं इंस्पेक्टर खान के उठने के कुछ ही देर बाद उनके पैर फिर से कांपने लगे, मानो अब वे उनका वजन नहीं संभाल पा रहे थे। तुम बकवास कर रहे हो। मानवीर अय्यर की आवाज अचानक तीखी हो गई। मिस्टर परमार राजगढ़ शहर में हमारे सबसे बड़े निवेशक हैं और लोगों के लाभ के लिए हम पर 2000 करोड़ रुपए का निवेश करने वाले हैं। तुमने उन्हें इतनी आसानी से पकड़ लिया। आज तुम्हें मुझे कोई वजह बतानी ही होगी। भारी दबाव का सामना करते हुए इंस्पेक्टर खान तुरंत गिर पड़े। मैं गलत था, मेयर मानवीर, कृपया मुझे इस बार जाने दीजिए। मैं दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। यह सब चक्रवर्ती परिवार की वजह से है। उन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। मानवीर अय्यर ने फिर उसकी तरफ नहीं देखा और नागेश साहा की ओर मुड़कर कहा, कमिश्नर नागेश, यह मामला आपको ही देखना है। हमें इसकी तह तक जाना होगा। टीम से बुरे लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। सभी अवैध और आपराधिक कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाँ सर। नागेश साहा सहमत हुए और फिर इंस्पेक्टर खान से कहा, आपने लापरवाही से काम किया है और अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है। अब से आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा और अन्य अवैध कार्यों से निपटा जाएगा। इंस्पेक्टर खान का चेहरा पीला पड़ गया, ये जानते हुए कि इस बार उनका काम पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका गरिमामय पुलिस करियर आज चला जाएगा। नागेश साहा फिर से उदय चक्रवर्ती की ओर देखने लगे। इस व्यक्ति ने उपद्रव मचाने के लिए भीड़ इकट्ठा की और जानबूझकर नुकसान पहुंचाया। मैं इसे भी गिरफ्तार करूंगा।
अपनी बात खत्म करने के बाद उन्होंने हाथ हिलाया और 7-8 सुरक्षा पुलिस अधिकारी उनके पीछे दौड़े। दोनों लोगों को हथकड़ियां लगाई और बाहर ले गए। मामला निपटने के बाद मानवीर अय्यर ने ओंकार परमार से फिर माफी मांगी। मुझे माफ करना मिस्टर परमार, आपके साथ अन्याय हुआ है। मुझे उम्मीद है कि इससे हमारे सहयोग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्हें सबसे ज्यादा इसी बात की चिंता है। उन्हें डर है कि हांगकांग का ये दिग्गज गुस्से में अपना 2000 करोड़ का निवेश वापस ले लेगा। लेकिन उन्हें हैरानी इस बात की हुई कि ओंकार परमार बिल्कुल भी नाराज नहीं दिखे। इसके विपरीत उन्होंने बहुत खुशी से कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हालांकि ये लोग थोड़े बदतमीज हैं, फिर भी उन्होंने अच्छा काम किया। उसे सचमुच परवाह नहीं थी। अगर उदय चक्रवर्ती और इंस्पेक्टर खान ने परेशानी नहीं खड़ी की होती तो बिमला और लक्षित के साथ उसका रिश्ता निश्चित रूप से उतना सामंजस्यपूर्ण नहीं होता जितना अब है। मानवीर अय्यर उलझन में लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, और स्वाभाविक रूप से उसे ओंकार परमार का मतलब भी नहीं पता था। लेकिन कोई बात नहीं, निवेश पर प्रभाव न पड़ना अंततः एक अच्छी बात है। ओंकार परमार एक चतुर व्यक्ति था और उसने तुरंत समझ लिया कि वो क्या सोच रहा है और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो मेयर मानवीर, मैंने व्यवस्था कर ली है और निवेश समारोह कल सुबह हमेशा की तरह होगा। ये अच्छा है, ये अच्छा है। मानवीर अय्यर का दिल आखिरकार उसके पेट में लौट आया। मामला निपटने के बाद वो अपने लोगों के साथ पुलिस स्टेशन से चला गया। अर्णव और बाकी 3 भी कमला रेस्टोरेंट लौट आए। जैसे ही वो इमारत के दरवाजे पर पहुंची, उसने देखा कि बिमला वहां बेचैनी से इंतजार कर रही है। जब उसने तीनों लोगों को कार से उतरते देखा तो वो जल्दी से वहां गई और पूछा, अर्णव, लक्षित, क्या आप सब ठीक है? फिर उसने ओंकार परमार की ओर उलझन भरे भाव से देखा और कहा, क्या तुम ठीक हो? अर्णव और लक्षित ने सिर हिलाकर इशारा किया कि वे ठीक है। जब ओंकार परमार ने देखा कि बिमला उसकी देखभाल करने की पहल कर रही है तो वो तुरंत खुश हो गया और बोला, मैं ठीक हूं। इसी समय अर्णव की आवाज उसके कानों में पड़ी, यातना योजना अभी खत्म नहीं हुई है। तुम गंभीर रूप से घायल हो और तुम्हें किसी की जरूरत है जो तुम्हारी देखभाल करे। निर्देश मिलने के बाद ओंकार परमार का चेहरा अचानक बेहद दर्दनाक हो गया। उसने अपनी छाती ढक ली और बोला, मुझे उन दरिंदों ने तब तक पीटा जब तक मुझे खून की उल्टी नहीं हो गई। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे फिर से पीटा गया। अब मैं सचमुच मरने वाला हूं। यह कहकर वो धीरे धीरे पीछे की ओर गिर पड़ा। जब बिमला ने उसे देखा तो वो जल्दी से उसे थामने के लिए उसके पास गया। ओंकार परमार ने खून से सनी बांसुरी निकाली और कमजोरी से कहा, बिमला, ये वही जेड बांसुरी है जिसका मैंने तुमसे वादा किया था। इसे उन दरिंदों ने नहीं छीन पाए। ये बस मेरे खून से सनी है और थोड़ी गंदी है। कृपया इसे बाद में अच्छी तरह धो लें। बिमला की नाक में दर्द हुआ और 2 बड़े आंसू बह निकले। हालांकि इस समय उसके दिल में बरसों से जमा हुई अनिच्छा और शिकायतें गायब हो गई थी। वो पीछे मुड़ी और चिल्लाई, लक्षित, अपने पिताजी को जल्दी से ऊपर आराम करने में मदद करो। ओह, लक्षित असमंजस में देख रहा था। पूछताछ कक्ष में वो और उसके पिता ही दूसरों को पीट रहे थे। जब उसके पिता को पीटा जा रहा था तो उसने देखा क्यों नहीं। अर्णव ने उसे धक्का दिया और वो जल्दी से आगे बढ़ा, ओंकार परमार को उठाया और ऊपर चला गया। बिमला ने अर्णव से कहा, अर्णव, इस बार बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ नहीं, हम सब एक परिवार हैं। अर्णव ने कहा, आंटी बिमला, मुझे मेडिकल क्लिनिक में कुछ काम है, इसलिए मैं पहले वापस जाऊंगा। ये कहने के बाद उसने कार परमार की तरफ देखा और पाया कि बूढ़ा आदमी उस समय गर्व से भरा हुआ था और उसने चुपके से खुद को हाँ कह दिया। उसे राहत मिली। खैर, लक्षित का परिवार आखिरकार फिर से मिल गया। अगली सुबह 10 बजे राजगढ़ शहर में परमार ग्रुप का निवेश समारोह राजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी केंद्र में आधिकारिक रूप से आयोजित किया गया। अर्णव शुरू में आना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें मानवीर परमार और ओंकार परमार ने एक के बाद एक आमंत्रित किया। इसलिए उनके पास सानवी को अपने साथ यहां लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह निवेश समारोह राजगढ़ शहर के वित्तीय समुदाय में एक अभूतपूर्व आयोजन कहा जा सकता है। जीवन के सभी क्षेत्रों की वित्तीय हस्तियों को आमंत्रित किया गया था। बालानी परिवार से मिस्टर अभिलाष बालानी, भाटिया परिवार से मिस्टर भाटिया और खान पान क्षेत्र के दिग्गज समीर गुप्ता एक के बाद एक यहां आए। जैसा कि कहावत है, बड़े बड़े लोग यहां इकट्ठा हुए। परिवार के कई मुखियाओं में एक महिला थी जो विशेष रूप से आकर्षक, लंबी और सुंदर लग रही थी। उसकी हर हरकत में असीम आकर्षण था। वो चक्रवर्ती परिवार की आलिया चक्रवर्ती है और इस निवेश समारोह में चक्रवर्ती परिवार की ओर से यहां आई है। ये महिला स्पष्ट रूप से बहुत मिलनसार है और भीड़ के बीच शांत स्वभाव की है। अपनी युवावस्था में और एक महिला होने के कारण उसे बिल्कुल भी नीचा नहीं समझा जाता। अर्णव और अन्य लोगों से कुछ ही दूरी पर उन्होंने शर्मा परिवार के चित्रसेन शर्मा और हमीर शर्मा को भी देखा।
परमार परिवार के हस्तक्षेप के बाद सानवी को उपाध्यक्ष पद से हटा दिया गया, जबकि हमीर शर्मा ग्रुप की एकमात्र उपाध्यक्ष बन गए। हालांकि ये अस्थायी है और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है, फिर भी उन्होंने शर्मा परिवार के सभी मामलों की जिम्मेदारी संभालनी शुरू कर दी है। सभी दलों के वित्तीय प्रमुख इस निवेश को इतना महत्व क्यों देते हैं? इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, निवेश की राशि बहुत बड़ी है। 2000 करोड़ की निवेश राशि निश्चित रूप से एक अभूतपूर्व राशि है। इसके अलावा वे अच्छी तरह जानते थे कि परमार परिवार सिर्फ निवेश कर रहा था और राजगढ़ शहर में विशिष्ट कार्यों के लिए साझेदार जरूर तलाशेगा। परमार परिवार के साथ सहयोग करने के लिए चाहे कोई भी योग्य हो, यह निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि होगी। इससे पूरे परिवार को अभूतपूर्व विकास के अवसर मिलेंगे। इस समय हमीर शर्मा ने भी उन दोनों को देखा और उनके चेहरे पर गर्व के भाव के साथ एक उत्तेजक भाव आया। सानवी उदास लग रही थी। शर्मा ग्रुप में उसने चाहे कितना भी निवेश किया हो, आखिरकार इस आदमी ने उसका फायदा उठाया, जिससे उसे बहुत बुरा लगा। अर्णव ने उसके विचार समझे और कहा, चिंता मत करो, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं शर्मा ग्रुप को वापस पाने में तुम्हारी मदद करूंगा। जल्द ही निवेश समारोह आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। मानवीर परमार ने पहले मंच पर आकर एक जोशीला भाषण दिया और फिर निवेशक कार परमार को मंच पर बोलने के लिए आमंत्रित किया। आज कार परमार पहले की सुस्ती से अलग है। वे ऊर्जावान और जोश से भरे दिख रहे हैं। कल रात मैं बिमला के साथ फिर से जुड़ गया। मेरी पत्नी कई सालों तक मेरे साथ रही और मुझे मेरा बेटा भी मिल गया। स्वाभाविक रूप से मैं बहुत खुश था। उन्होंने मन ही मन सोचा, चलो सभी, मैं हांगकांग शहर के परमार समूह से कार परमार हूं और मैं कभी राजगढ़ शहर का सदस्य था। आज अपने गृहनगर का ऋण चुकाने के लिए मैंने राजगढ़ शहर में ब्रदर्स इन्वेस्टमेंट कंपनी स्थापित करने के लिए 2000 करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला किया है, जिसका उपाध्यक्ष मेरा बेटा लक्षित होगा। बैठक में तालियों की गड़गड़ाहट हुई और कई परिचित लोगों में भी जिज्ञासा पैदा हुई, क्या उनका बेटा सिर्फ 3 साल का नहीं है? इस उम्र में वो वाइस प्रेसिडेंट कैसे बन सकता है? इसी समय लक्षित, जो सीधा सूट पहने हुए थे, सामने की मेज पर आए। यह आदमी पहले से ही हटा-कट्टा था और जब उसने सूट पहना तो लोगों को एक लंबा और शक्तिशाली एहसास दिया। अर्णव मुस्कुराए और बोले, कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने उसे अभी नहीं देखा। पता चला कि यह आदमी पहले से ही उपाध्यक्ष है। सानवी ने पहले ही अर्णव को लक्षित के पारिवारिक मामलों का परिचय देते हुए सुना था और आप भरते हुए कहा, यह सचमुच भाग्य का खेल है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लक्षित कार परमार का बेटा होगा। परिचय के बाद कार परमार ने सीधे अपने बेटे को मंच सौंप दिया और लक्षित ने बाकी समारोह की अध्यक्षता की। सभी, मैं ब्रदर्स इन्वेस्टमेंट कंपनी के मुख्य निवेश दिशा की घोषणा करता हूं। हमारा 2000 करोड़ का निवेश मुख्य रूप से 3 दिशाओं में खर्च किया जाएगा। पहला, राजगढ़ शहर में सुंदर दृश्य है। हम पर्यटन उद्योग पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक स्थानीय पर्यटन कंपनी में निवेश करेंगे। दूसरा, फिल्म और टेलीविजन उद्योग के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक मनोरंजन कंपनी स्थापित की जाएगी। तीसरा, राजगढ़ शहर में एक आभूषण प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया जाएगा। खुद को मजबूत और बड़ा बनाने के अलावा यह हांगकांग शहर में परमार ग्रुप ज्वेलरी कंपनी को कच्चा माल और उत्पाद भी प्रदान करेगा। निवेश की दिशा की घोषणा हुई और दर्शकों ने एक बार फिर तालियां बजाईं। इन उद्योगों से जुड़े सभी प्रमुख मुस्कुरा रहे थे और परमार परिवार के साथ सहयोग करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। यह शर्मा ग्रुप के लिए विशेष रूप से सच था। मिस्टर शर्मा और हमीर शर्मा कान से कान तक मुस्कुरा रहे होंगे। अब शर्मा परिवार राजगढ़ शहर में आभूषण और जेड उद्योग में अग्रणी है। चूंकि परमार परिवार यहां जेड उद्योग का आधार स्थापित करना चाहता है, इसलिए शर्मा ग्रुप पहली पसंद होना चाहिए। लक्षित ने आगे कहा, सभी ने अनुमान लगाया होगा कि हमारे ब्रदर्स ग्रुप ने 2000 करोड़ का निवेश किया है और निश्चित रूप से राजगढ़ शहर में साझेदारों की तलाश करेगा। अब हम तय करेंगे कि हम अगले चरण में किसके साथ सहयोग करेंगे। 2 बातें हैं जो मुझे आपको पहले बतानी है। यह सुनकर कि अभी भी अनुरोध आ रहे हैं, भीड़ तुरंत चुप हो गई। हर कोई यह जानना चाहता था कि क्या इसका उनसे कोई लेना देना है। लक्षित ने कहा, पहला अनुरोध यह है कि ब्रदर्स ग्रुप चक्रवर्ती ग्रुप के साथ सहयोग करने से इनकार करता है। साथ ही परमार परिवार की ओर से मैं आधिकारिक तौर पर घोषणा करता हूं कि चक्रवर्ती ग्रुप के साथ सहयोगात्मक संबंध रखने वाले सभी समूहों और उद्योगों को ब्रदर्स ग्रुप से बाहर रखा जाएगा। परमार परिवार द्वारा बाहर कर दिया गया। धमाका। बैठक स्थल अचानक अफरातफरी मच गई और किसी ने भी इस नतीजे की उम्मीद नहीं की थी। क्या हो रहा है? चक्रवर्ती ग्रुप को बाहर क्यों रखा गया है? तो क्या मैं और चक्रवर्ती परिवार का उद्योग अभी भी व्यवसाय में रह सकते हैं? क्या आपको अभी पूछने की जरूरत है? चक्रवर्ती परिवार के पास केवल कुछ अरबों की संपत्ति है। इसकी तुलना परमार ग्रुप से भी नहीं की जा सकती। पूरे परमार परिवार के खिलाफ लड़ने की तो बात ही छोड़ दें। कौन जाने,
चक्रवर्ती परिवार ने कार परमार को नाराज किया होगा, वरना परमार परिवार उन्हें दबाता नहीं। सबकी फुसफुसाहटों और चर्चाओं के बीच आलिया चक्रवर्ती का सुंदर चेहरा, जिस पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती थी, अचानक गंभीर हो गया। वो चक्रवर्ती परिवार के महत्वपूर्ण मामलों की जिम्मेदार रही है। खासकर पिछले कुछ दिनों से वो परमार परिवार के साथ सहयोग की तैयारी कर रही है, इसलिए उसे उदित चक्रवर्ती द्वारा पैदा की गई परेशानी का अंदाजा नहीं है। मैंने शुरू में सोचा था कि अपनी क्षमताओं और चक्रवर्ती परिवार की ताकत से मुझे जरूर कुछ न कुछ जरूर मिलेगा, लेकिन मुझे इस नतीजे की उम्मीद नहीं थी। राजगढ़ शहर में चक्रवर्ती परिवार को भी एक शीर्ष परिवार माना जाता है, लेकिन इसकी संपत्ति ज्यादा से ज्यादा 300 से 400 करोड़ ही है। फिर भी ये वित्तीय दिग्गज कार परमार के सामने अतुलनीय है। इस सदमे के बाद वो शंकाओं से घिर गई। चक्रवर्ती परिवार ने ओंकार परमार को कैसे नाराज किया? आप इतनी दृढ़ता से ऐसा क्यों करते हैं? ब्रदर्स ग्रुप के 2000 करोड़ के निवेश ने न केवल चक्रवर्ती परिवार के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया, बल्कि परमार परिवार ने भी छद्म रूप से एक अवरोधन आदेश जारी कर दिया। कोई भी कंपनी जिसका चक्रवर्ती परिवार के साथ सहयोगात्मक संबंध है, वो परमार परिवार के साथ सहयोग नहीं कर सकती। ये सीधे सीधे चक्रवर्ती परिवार को मौत के घाट उतारने के लिए है। हालांकि उसने अति प्रतिक्रिया या जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया। इस मामले की जड़ का पता लगाया जाना चाहिए। सबके चौंकने के बाद लक्षित ने कहा, दूसरी शर्त यह है कि आभूषण उद्योग में हमारी ब्रोटाइजर निवेश कंपनी का पहला पसंदीदा भागीदार शर्मा ग्रुप है। यह सुनकर चित्रसेन शर्मा के चेहरे पर तुरंत एक संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई और उनके बगल में बैठे हमीर शर्मा का गर्व और भी बढ़ गया। पहले शर्मा ग्रुप केवल राजगढ़ शहर में ही मजबूत था और पूरे देश की तुलना में अभी भी छोटा और दयनीय था। लेकिन अगर आप परमार परिवार की बात करें तो स्थिति अलग होगी। आप जल्द ही राजगढ़ प्रांत छोड़ सकेंगे या देश भी छोड़ सकेंगे और शर्मा ग्रुप का कारोबार बढ़ाने के लिए विदेश जा सकेंगे। इस समय लक्षित ने आगे कहा, लेकिन मैं ये घोषणा करना चाहता हूं कि शर्मा ग्रुप ब्रदर्स इन्वेस्टमेंट कंपनी के साथ सहयोग करेगा। बाकी सभी शर्तों पर बातचीत हो सकती है, लेकिन मिस सानवी शर्मा शर्मा ग्रुप की अध्यक्ष होंगी। ये एक जरूरी शर्त है और बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है, वरना हम सहयोग करने से इनकार कर देंगे। दूसरी शर्त के बाद फिर से हंगामा मच गया। चित्रसेन शर्मा और हमीर शर्मा के चेहरों पर मुस्कान तुरंत गायब हो गई। दोनों में से किसी को भी इस नतीजे की उम्मीद नहीं थी। खासकर हमीर शर्मा, पहले बैसाखी के सहयोग के बिना वो अध्यक्ष पद हासिल नहीं कर पाते थे, लेकिन अब परमार परिवार अचानक बदल गया है और सानवी का समर्थन करता है। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी आसमान में तैर रहा था, लेकिन अचानक धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। वो अपने दिल के गुस्से पर काबू नहीं रख पाए और चिल्लाए, क्यों? परमार परिवार इतनी ज्यादा शर्तें क्यों रखता है? लक्षित ने उसकी तरफ देखा। हमारी सहयोगी कंपनी के लिए सहयोग की यही शर्त है। क्या इसमें कुछ गड़बड़ है? अगर आप सहमत होते हैं तो हम शर्मा परिवार के साथ सहयोग करेंगे। अगर आप सहमत नहीं होते हैं तो हम अलग हो जाएंगे। अपने वित्तीय संसाधनों से हम सानवी को फिर से एक ज्वेलरी कंपनी स्थापित करने में पूरी तरह से मदद कर सकते हैं। समय आने पर शर्मा परिवार को इसका पछतावा नहीं होगा। हालांकि हमीर शर्मा गुस्से में थे, लेकिन उनकी बोलती बंद थी। आखिरकार पहल उनके हाथ में थी। उनके पास 2000 करोड़ का निवेश फंड था, जो शर्मा परिवार की सिर्फ 200 से 300 करोड़ की संपत्ति से कहीं ज्यादा था। वो कुछ और कहना चाहते थे, लेकिन चित्रसेन शर्मा ने उन्हें रोक दिया। छोड़ो, चिंता मत करो, मैं बाद में मिस्टर परमार को ढूंढने जाऊंगा और हम इस बारे में फिर बात करेंगे। हमीर शर्मा ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका दिल खुश हो गया। चूंकि परमार परिवार ने सार्वजनिक रूप से ये शर्त घोषित कर दी है, इसलिए सुधार की गुंजाइश बहुत कम है। अगर परमार परिवार सचमुच सानवी का समर्थन करता है तो मुझे डर है कि अध्यक्ष पद पर उनका कब्जा नहीं रहेगा। जैसा कि लक्षित ने कहा, परमार परिवार सानवी को एक और ज्वेलरी कंपनी बनाने में पूरी तरह से मदद करने में सक्षम है। तब तक शर्मा परिवार के पास एक मजबूत प्रतिद्वंदी होगा। शर्मा परिवार के विकास के लिए चित्रसेन शर्मा अंततः परमार परिवार के साथ समझौता कर लेंगे। सानवी ने अर्णव की ओर देखा और कहा, अर्णव, क्या तुमने लक्षित से ऐसा करने के लिए कहा था? वो बहुत समझदार महिला है। वो जानती है कि चक्रवर्ती परिवार को दबाने का कारण यह है कि उदित चक्रवर्ती ने कार परमार को नाराज किया था। तो दूसरी शर्त पूरी तरह से अर्णव की वजह से है, वरना कोई वजह नहीं होगी। अर्णव ने कहा, मुझे लक्षित को बताने का समय नहीं मिला। होना तो यह चाहिए कि वो आपका गुस्सा निकालने में आपकी मदद करना चाहता हो। चाहे कुछ भी हो, शर्मा ग्रुप के अध्यक्ष का पद आपको जरूर वापस मिलेगा। इसके बाद एक कई प्रक्रियाएं की गई। निवेश समारोह के अंत में कार परमार सीधे नहीं गए, बल्कि उन्होंने किसी को सम्मेलन एवं प्रदर्शनी केंद्र के एक कार्यालय में बुलाने के लिए भेजा। दरवाजे में प्रवेश करते ही ओंकार परमार और लक्षित पहले से ही यहां इंतजार कर रहे थे।
अंकल परमार, क्या बात है? अब जबकि लक्षित का परिवार फिर से मिल गया है, वरिष्ठता के कारण स्वाभाविक रूप से मिस्टर परमार के प्रति संबोधन अर्णव मिस्टर परमार से बदलकर ओंकार परमार कर दिया। जरूर कुछ तो है, ये देखो। ओंकार परमार ने मुस्कुराते हुए दस्तावेजों का एक ढेर अपने सामने रख दिया। अर्णव ने उसे उठाया और असमंजस में उसे खोला। पता चला कि वो एक इक्विटी अनुबंध था। इसकी खास बात यह थी कि वो ब्रदर्स इन्वेस्टमेंट कंपनी की 51% इक्विटी के मालिक थे। 2000 करोड़ की निवेश राशि के आधार पर गणना की जाए तो ये 51% इक्विटी 1000 करोड़ से ज्यादा की है। कार परमार मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हें पता है मैंने क्यों कहा कि लक्षित उपाध्यक्ष है? क्योंकि तुम अध्यक्ष हो, उसके पास 49% शेयर है और तुम्हारे पास ब्रदर इन्वेस्टमेंट कंपनी के 51% शेयर है। अर्णव थोड़ा हैरान हुआ और फिर बोला, अंकल परमार, यह बिल्कुल संभव नहीं है। मैं ये शेयर नहीं ले सकता। आपको इसे लक्षित पर छोड़ देना चाहिए। लक्षित ने कहा, अर्णव, क्या तुम्हें पता है कि मैंने कंपनी का नाम ब्रदर्स इन्वेस्टमेंट कंपनी क्यों रखा? सिर्फ इसलिए कि हम अच्छे भाई हैं। तुम इतने विनम्र क्यों हो? कार परमार ने कहा, हम पिता पुत्र का यही मतलब था। तुमने इस बार न सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि हमारे परिवार को फिर से मिलाने में भी मदद की। ये मेरी मेडिकल फीस मानी जा सकती है। ये अर्णव अभी भी मना करना चाहता था, लेकिन लक्षित ने कहा, अर्णव, क्या तुम अभी मुझे अपना भाई मानते हो? ये अर्णव हिचकिचाया और बोला, ठीक है, मैं पहले इक्विटी रखूंगा, लेकिन मैंने तय किया है कि मैं कंपनी के मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लूंगा। मैं बस एक डॉक्टर हूं और इन कामों में अच्छा नहीं हूं। ठीक है, कार परमार ने कहा, मैंने असल में इस कंपनी का इस्तेमाल लक्षित के अभ्यास के लिए किया था। अर्णव ने मन ही मन सिर हिलाया। एक अच्छे पिता का होना वाकई अलग बात है। उन्होंने असल में 2000 करोड़ की कंपनी का इस्तेमाल अपने हुनर का अभ्यास करने के लिए किया था। उन्होंने कहा, लक्षित और मैं दोनों ही प्रबंधन करना नहीं जानते। कंपनी को एक अच्छा मैनेजर ढूंढना होगा। लक्षित ने सानवी से कहा, सानवी, आप हमारी कंपनी की जनरल मैनेजर बन जाए तो कैसा रहेगा? लक्षित, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। सानवी ने कहा, लेकिन शर्मा ग्रुप मेरी कड़ी मेहनत का नतीजा है और मैं अभी हार नहीं मानना चाहती। लक्षित ने सिर हिलाया, यह बहुत अफसोस की बात है। एक अच्छा मैनेजर ढूंढना वाकई मुश्किल है जो काबिल और भरोसेमंद दोनों हो। सानवी ने कहा, अंकल ओंकार का परमार ग्रुप प्रतिभाओं से भरा है। मैनेजर ढूंढना मुश्किल नहीं होना चाहिए। कार परमार मुस्कुराए और बोले, मैंने कहा था कि यह कंपनी लक्षित के अभ्यास के लिए है। 2000 करोड़ के निवेश के अलावा मैं किसी और चीज में हिस्सा नहीं लूंगा। अर्णव ने इसे देखा। यह उच्च और मजबूत लोगों की परीक्षा लेने और मजबूत लोगों की क्षमताओं को विकसित करने के लिए था, ताकि भविष्य में वो परमार परिवार के पूरे पारिवारिक व्यवसाय को विरासत में ले सके। अर्णव ने कहा, मेरे पास एक अच्छा उम्मीदवार है। लक्षित ने कहा, बहुत बढ़िया। आपको कौन उपयुक्त लगता है? वो मूल रूप से बिजनेस मैनेजमेंट में स्नातक नहीं था, इसलिए अचानक इतनी बड़ी कंपनी की कमान संभालने में उसे बहुत परेशानी हो रही थी और उसे बोझ साझा करने के लिए एक मजबूत मैनेजर की तत्काल आवश्यकता थी। अर्णव ने कहा, मिस महिका गांगुली। लक्षित ने आश्चर्य से कहा, क्या ये वही है जिसने प्राचीन औषधि उद्यान में दवा वितरण करती है? हाँ, वही है। अर्णव ने कहा, महिका न केवल चिकित्सा कौशल में उत्कृष्ट है बल्कि एक वित्तीय प्रतिभा भी है। जब वो 17 साल का था तो वो अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में व्यवसाय प्रशासन की पढ़ाई करने गए थे। उन्होंने लगातार 3 साल हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और हर साल व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कई बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन्हें उच्च वेतन पर भर्ती करने आईं। उसकी क्षमता में कोई समस्या नहीं है। हालांकि उसके पास कुछ अनुभव की कमी है, फिर भी वो लक्षित को इस क्षेत्र का नेतृत्व करने में मदद कर सकती है। मुझे विश्वास है कि वो जल्द ही स्वतंत्र हो जाएगी। वो महिका की बिजनेस प्रतिभा की बहुत कदर करते थे। पहले उनके मन में उसे डॉक्टर वैद्यराज फार्मास्यूटिकल के पास भेजने का विचार आया था, लेकिन जब अदिति आई तो उन्होंने ये विचार टाल दिया। लक्षित ने कहा, बहुत बढ़िया, उसे बता दो और उसे जल्द से जल्द मेरे साथ काम करने दो। कई लोग बातें कर रहे थे कि अचानक उन्हें बाहर दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। कृपया अंदर आइए। कार परमार के बोलने के बाद दरवाजा खुला और चित्रसेन शर्मा हमीर शर्मा के साथ अंदर आए। चित्रसेन शर्मा दरवाजे में दाखिल हुए। जब उन्होंने अर्णव और सानवी को देखा तो वे थोड़े चौंके और फिर कार परमार से बड़े सम्मान से बोले, नमस्ते मिस्टर परमार। हालांकि वे शर्मा परिवार के मुखिया हैं। एक के पास अरबों की संपत्ति है और दूसरे के पास अरबों से ज्यादा। उनकी हैसियत की कोई तुलना नहीं है। कार परमार तुरंत उनका आशय समझ गए, लेकिन फिर भी पूछा, मिस्टर शर्मा, क्या बात है? अर्णव के रिश्ते की वजह से उन्होंने दादा पोते को बैठने तक नहीं दिया। चित्रसेन शर्मा ने कोई असंतोष नहीं दिखाया और मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर परमार, मैं दोनों कंपनियों के बीच सहयोग के बारे में बात करना चाहता हूं। उनकी बात पूरी होने से पहले ही कार परमार ने बीच में ही टोकते हुए कहा,
मुझे इस बारे में मत बताइए। ब्रदर इन्वेस्टमेंट कंपनी की पूरी जिम्मेदारी मेरे बेटे पर है, आप उससे पूछ सकते हैं। चित्रसेन शर्मा ने लक्षित की ओर मुड़कर कहा। अध्यक्ष लक्षित परमार, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे सहयोग की शर्तें बदली जा सकती है? दरअसल मेरा पोता बहुत अच्छा है और दोनों कंपनियों के बीच सहयोग को निश्चित रूप से सफल बना सकता है। वो दिल से चाहते थे कि उनका पोता ही शर्मा परिवार की जिम्मेदारी संभाले। लक्षित का चेहरा ठंडा पड़ गया और उन्होंने कहा, मिस्टर शर्मा, मैंने मंच पर यह बात साफ कर दी है। इस शर्त पर बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। सानवी को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, वरना सहयोग की कोई संभावना नहीं रहेगी। ये चित्रसेन शर्मा को उम्मीद नहीं थी कि लक्षित का रवैया अब भी इतना दृढ़ होगा। हमीर शर्मा ने बगल में बैठे अर्णव की तरफ देखा और खुद को रोक नहीं पाए और बोले, मिस्टर लक्षित परमार, क्या इस अर्णव नाम के व्यक्ति ने आपके सामने मेरे बारे में कुछ बुरा कहा है? सच कहूं तो मेरी योग्यता सानवी से कम नहीं है। जब तक दोनों कंपनियां सहयोग करती रहेंगी, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। चित्रसेन शर्मा ने फिर कहा, हां मिस्टर परमार, हालांकि सानवी बहुत अच्छी है, मेरा पोता भी अच्छा है, आपको उसे एक मौका देना चाहिए। लक्षित ने उन दोनों की तरफ देखा, फिर अर्णव की तरफ इशारा करते हुए कहा, हालांकि हम सब एक दूसरे को पहले से जानते हैं, फिर भी मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं। ये मेरे अच्छे भाई हैं, जो ब्रदर इन्वेस्टमेंट कंपनी के अध्यक्ष और 51% इक्विटी से कंपनी के बड़े बॉस भी हैं। खैर, चित्रसेन शर्मा और हमीर शर्मा स्तब्ध रह गए, मानो उन पर बिजली गिर पड़ी हो। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि अर्णव उस निवेश कंपनी के अध्यक्ष है। 51% शेयर रखने में कितना खर्च आएगा? एक युवा डॉक्टर के रूप में उन्हें ब्रदर इन्वेस्टमेंट कंपनी में इतने शेयर कैसे मिले? लेकिन खैर, इस समय कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। इस मामले में राहत की कोई गुंजाइश नहीं है। इस समय चित्रसेन शर्मा मन ही मन एक निर्णय ले चुके थे। उन्होंने कार परमार और अन्य लोगों की ओर मुस्कुराते हुए कहा, माफ कीजिए, हम वापस जाते हैं। यह कहकर वो हमीर शर्मा को दरवाजे की ओर ले गए, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद हमीर अचानक लड़खड़ाकर गिर पड़े। अर्णव उनसे ज्यादा दूर नहीं थे। वो उन्हें उठाने के लिए आगे बढ़े और मुस्कुराते हुए बोले, युवा मास्टर हमीर, आप क्या कर रहे हैं? क्या आप किसी और तरीके अमीर बनने की कोशिश कर रहे हैं? हमीर शर्मा शर्मिंदा और गुस्से में थे। उन्होंने उन्हें तीखी नजरों से देखा और फिर तेजी से दरवाजे से बाहर चले गए। चक्रवर्ती परिवार के विला में आलिया चक्रवर्ती शुभोदय चक्रवर्ती के सामने सख्त भाव से खड़ी थी। क्या हो रहा है? मुझे कुछ तो बताओ। शुभोदय चक्रवर्ती बाहर से बेहद घमंडी थे और चक्रवर्ती परिवार की 3 पीढ़ियों में एक उत्कृष्ट पुत्र माने जाते थे। लेकिन वे अकेले ऐसे थे जो अपनी बहन से डरते थे। बहन, नाराज मत हो, मेरी बात धीरे से सुनो, गुस्सा मत हो। मुझे बताओ कि मैं नाराज क्यों नहीं हूं। इतने सारे लोगों के सामने हमारे चक्रवर्ती परिवार को परमार परिवार ने बहिष्कृत कर दिया और हम सभी को अपमानित किया गया। हालांकि कई घंटे बीत चुके थे, आलिया चक्रवर्ती अभी भी गुस्से में थी। ये सिर्फ इस्त का मामला नहीं है, बल्कि हमारे परिवार के मूल हितों का भी मामला है। अब परमार परिवार न सिर्फ हमारा साथ देने से इनकार कर रहा है, बल्कि हमें पूरी तरह से दबा भी रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कि भविष्य में राजगढ़ शहर में हमारा गुजारा मुश्किल हो जाएगा। शुभोदय चक्रवर्ती ने शर्मिंदा होकर अपना सिर नीचे कर लिया, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। कल उदय चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की खबर मिलने के बाद से वो गुप्त रूप से काम कर रहा था। वो पहले आलिया चक्रवर्ती को बताने से पहले उदय चक्रवर्ती के पकड़े जाने तक इंतजार करना चाहता था, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि परमार परिवार का बदला इतनी जल्दी आ जाएगा। आलिया चक्रवर्ती को डांटने के बाद उसने पूछा, जल्दी बताओ, क्या हुआ? परमार परिवार को हमारे चक्रवर्ती परिवार से इतनी आपत्ति क्यों है? बहन, मैंने कहा था न कि गुस्सा ना करो, बस। शुभोदय चक्रवर्ती ने जरा भी चुप रहने की हिम्मत नहीं की। उसने बताया कि कैसे उदय चक्रवर्ती ने बार में अदिति को नशीला पदार्थ दिया और अर्णव से उसका सीधा झगड़ा हुआ। वो लगातार यही बताता रहा कि कैसे उसने कल रेस्टोरेंट में लोगों को परेशान करने के लिए बुलाया था और अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके कार परमार और उसके बेटे को गिरफ्तार करवाया था। बकवास। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, एक बड़े से मुंह ने उसके मुंह पर तमाचा जड़ दिया। उदय चक्रवर्ती अशिक्षित है और उसके पास कोई हुनर नहीं है। वो अपना दिन खाने पीने, वेश्यावृत्ति, जुआ खेलने और औरतों को रिझाने में बिताता है। तुम भी इस बकवास में क्यों नहीं लग जाते? आलिया चक्रवर्ती इतनी गुस्से में थी कि उनका पूरा शरीर कांप रहा था। शुभोदय चक्रवर्ती की ओर इशारा करते हुए डांट रही थी, देखो तुमने क्या किया है। सिर्फ एक औरत की वजह से हमारे पूरे परिवार के साथ क्या करवा दिया। कार परमार कौन है? तुम सचमुच कार्रवाई करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? क्या तुम हमारे चक्रवर्ती परिवार को खत्म करना चाहते हो? शुभोदय चक्रवर्ती फुसफुसाए, बहन नाराज मत हो। पहले तो हमने सोचा कि अर्णव बस एक छोटा डॉक्टर है, कौन जानता था कि वो कार परमार के साथ होगा। और तो और
कार परमार कल अकेले ही गए थे, बिना किसी अंगरक्षक के। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। तुम्हें इसकी उम्मीद नहीं थी? सच में तुम्हें इसकी उम्मीद नहीं थी? तो बताओ, अब हमें क्या करना चाहिए? परमार परिवार ने हमारे चक्रवर्ती परिवार को रोकना शुरू कर दिया है और किसी को भी हमारे साथ व्यापार करने से रोक दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम सबको उत्तर पश्चिमी हवा पीनी पड़ेगी। आलिया चक्रवर्ती सचमुच पागल हो रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उदय चक्रवर्ती द्वारा एक महिला को नशीला पदार्थ दिए जाने से इतनी बड़ी तबाही मच जाएगी। शुभोदय चक्रवर्ती को उम्मीद नहीं थी कि मामला इतना गंभीर होगा और उसने कहा, बहन, अब गुस्सा करना बेकार है। हम बस यही सोच सकते हैं कि चक्रवर्ती परिवार के नुकसान की जितनी हो सके भरपाई कैसे की जाए। इसके अलावा उदय चक्रवर्ती को अब एक हिरासत केंद्र में भेज दिया गया है और हमें उसे बाहर निकालने का कोई रास्ता निकालना होगा। बकवास, चाहे कुछ भी हो, हमें उसे इस बार कुछ देर के लिए अंदर ही रहने देना चाहिए ताकि वो सारा दिन बाहर बदतमीजी न करे और हमारे लिए परेशानी खड़ी न करे। आलिया ने गुस्से से दांत पीस लिए। अगर उसका सगा भाई न होता तो वो उपद्रवी उदय चक्रवर्ती को मार डालता। सुबोधय चक्रवर्ती ने कहा, परमार परिवार के साथ हम क्या करें? कोई मध्यस्थता करने वाला मिल जाए या माफी मांगने आ जाए तो बेहतर होगा। इसी समय पेशेवर पोशाक में एक सहायक बाहर से आया और आलिया चक्रवर्ती को ढेर सारी जानकारी दी। मिस, आपने जांच के लिए जो जानकारी मांगी थी वो साफ हो गई है। आलिया चक्रवर्ती ने जानकारी ली, उसे शुरू से अंत तक ध्यान से पढ़ा और फिर कहा, आप आमतौर पर खुद को होशियार समझती है, लेकिन क्या आपने अभी तक मुख्य बात नहीं समझी? सुबोधय चक्रवर्ती ने कहा, क्या ये परमार परिवार नहीं है? बंदरगाह शहर के एक प्रतिष्ठित व्यवसायी कार परमार को हम पुलिस स्टेशन ले आए। शायद इसी वजह से वो अपने चक्रवर्ती परिवार से नाराज है। ये बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। कुंजी अर्णव में है। ये कैसे संभव है? वो तो बस एक युवा डॉक्टर है, फिर भी वो परमार परिवार के फैसले को कैसे प्रभावित कर सकता है? ये उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचती हो। आलिया चक्रवर्ती की क्षमता अभी भी बहुत मजबूत है। इतने कम समय में उन्होंने परमार परिवार में हुए सभी हालिया बदलावों की गहन जांच पड़ताल की है और शुभोदय चक्रवर्ती को शुरू से अंत तक बताया। अंत में उन्होंने कहा, इस घटना को देखते हुए अर्णव ने न केवल कार परमार की जान बचाई, बल्कि उसकी लंबे समय से खोई हुई पत्नी और बेटे को ढूंढने में भी उसकी मदद की। हालांकि तुमने वो गलती की जिसकी वजह से उसे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, लेकिन इससे उन्हें एक जोड़े के रूप में सुलह करने में भी मदद मिली। मुझे नहीं लगता कि कार परमार इतने नाराज है। शुभोदय चक्रवर्ती ने कहा, तो फिर उसने हमारे चक्रवर्ती परिवार को ब्लैकलिस्ट क्यों किया? आलिया चक्रवर्ती ने कहा, क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? क्योंकि तुम अर्णव के लिए मुसीबत खड़ी कर रही हो। वो अर्णव को अपना गुस्सा निकालने में मदद कर रहा है। ये हालांकि शुभोदय चक्रवर्ती इसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे, लेकिन ध्यान से सोचने पर यह बात सच साबित हुई। बहन, अब हमें क्या करना चाहिए? आलिया चक्रवर्ती ने कहा, अगर हम परमार परिवार के प्रतिबंध आदेश को बदलना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है, और वो है अर्णव के साथ अच्छे संबंध बनाना। जब तक वो मिस्टर परमार और उनकी बेटे से एक शब्द भी कहेगा, हमारा प्रतिबंध हट जाएगा। शुभोदय चक्रवर्ती ने शर्मिंदगी भरे चेहरे के साथ कहा, हालांकि इस तरह की बातों से लगता है कि हमारे लिए उसके साथ अच्छे संबंध रखना आसान नहीं होगा। आलिया चक्रवर्ती ने कहा, यह मामला मुझ पर छोड़ दो, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें चक्रवर्ती परिवार के लोगों को नियंत्रित करना है और तुम्हें अर्णव को फिर से उकसाना नहीं है, वरना मुझे निर्दयी होने का दोष मत दो। शुभोदय चक्रवर्ती ने कहा, मैं समझ गया बहन। चित्रसेन शर्मा के घर लौटने के बाद वो हमीर को सीधे शर्मा परिवार के गुप्त कक्ष में ले गए। ये वो जगह है जहां कार्य दिवसों में महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की जाती है। केवल शर्मा परिवार के मुख्य बच्चे ही प्रवेश कर सकते हैं। कुछ देर कुर्सी पर चुपचाप बैठने के बाद उन्होंने हमीर शर्मा से कहा, हमीर, अब आपके पास अध्यक्ष बनने की सोच को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। नहीं दादाजी, आप ऐसा नहीं कर सकते। हमीर शर्मा ने भड़कीले अंदाज में कहा, 2 दिन बाद मुझे अध्यक्ष चुना जाने वाला है। मैं अभी एक उपाध्यक्ष कम कंपनी का एक अस्थायी अध्यक्ष बन चुका हूं। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। चित्रसेन शर्मा ने धैर्यपूर्वक कहा, परमार परिवार ने यह शर्त रखी है और हमारे पास सानवी को पहले अध्यक्ष बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन चिंता मत करो, तुम मेरे इकलौते पोते हो और भविष्य में शर्मा परिवार देरसवेर तुम्हारा ही होगा। परमार परिवार के साथ सहयोग मजबूत होने के बाद मैं तुम्हें अध्यक्ष पद पर फिर से काबिज कराने का कोई रास्ता ढूंढूंगा। दादाजी, परमार परिवार की शर्तें वाकई अनुचित है। हम उन्हें सीधे अस्वीकार कर सकते हैं। उन्हें मानने की कोई जरूरत नहीं है। वो वाकई बहुत चिंतित था और अपनी मौजूदा स्थिति को जानता था। सानवी की योग्यता और कौशल को देखते हुए जब तक वो अध्यक्ष पद नहीं छोड़ देता, उसे वापस पाना मुश्किल होगा। इसके अलावा उसके बगल में एक अदृश्य अर्णव भी है।
ये आदमी परमार परिवार के शेयर भी ले सकता है। उसके समर्थन के साथ वो सानवी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। चित्रसेन शर्मा का चेहरा काला पड़ गया और उन्होंने कहा, हमीर, तुम क्या कह रहे हो? परमार परिवार के साथ सहयोग करना हमारे शर्मा परिवार के लिए सदियों में एक बार मिलने वाला अवसर है। अब जब ये हमारे सामने है तो हमें इसे नहीं छोड़ना चाहिए। शर्मा परिवार के उत्तराधिकारी होने के नाते आपको कुछ सालों तक अपमान और बोझ सहना सीखना होगा। अगर शर्मा परिवार भविष्य में और मजबूत और बड़ा होता है तो ये सब आपकी संपत्ति होगी। क्या एक वर्तमान महिला की इतनी परवाह करना जरूरी है? जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। हमीर शर्मा की आवाज अचानक ऊंची हो गई। क्या आपको लगता है कि सानवी के तरीकों से मैं इसे सौंपने के बाद अध्यक्ष के रूप में अपना पद वापस पा सकता हूं? तुम्हारे मरने के बाद पूरा शर्मा ग्रुप उसकी और अर्णव की हो जाएगा और मेरी बारी नहीं आएगी। अदूरदर्शी, शर्मा परिवार के कुछ शेयर अपने हाथों में रखने से तुम्हें क्या डर है? उद्योग जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा फायदा होगा। हमीर शर्मा अपने पोते के रवैये से स्पष्ट रूप से चिढ़ गए थे। उन्होंने असंतुष्ट होकर कहा, ठीक है, ये मामला सुलझ गया। मैं कल की बोर्ड मीटिंग में सानवी को अध्यक्ष मनोनीत करूंगा। बस कुछ देर घर पर आराम करो। दादाजी, आपका ऐसा करना उचित नहीं है। मैं अभी अभी अस्थायी अध्यक्ष बना हूं और अभी तक नियमित सदस्य बनने का समय नहीं मिला है। आप मेरे लिए इसे हटा नहीं सकते। हमीर शर्मा और भी ज्यादा उत्साहित हो गए और उनकी आवाज तेज होती गई। शुक्र है कि यह गुप्त कमरा खास तौर पर बेहतरीन ध्वनिरोधी के साथ बनाया गया था, इसलिए बाहर कोई भी इसे सुन नहीं सकता था। गुस्ताखी, ये और भी ज्यादा अपमानजनक होता जा रहा है। तुम मुझसे कैसे बात कर सकते हो? मेरे बुजुर्ग अभी मरे नहीं हैं। क्या अब आखिरी फैसला लेने की तुम्हारी बारी है? चित्रसेन शर्मा जिंदगी भर सख्त रहे हैं और अब वे अपने पोते के रवैये से बहुत नाखुश हैं। तो बस मर जाओ। हमीर शर्मा के चेहरे पर अचानक पागलपन छा गया। उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा डिब्बा निकाला और फिर डिब्बे से एक पॉकेट सिरिंज निकाली। सिरिंज गुलाबी इंजेक्शन के तरल से भरी थी। बूढ़े दादाजी, तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। अगर तुम मर भी गए तो मुझे दोष मत देना। चित्रसेन शर्मा के चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए और उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें नर्क भेजना चाहता हूं, वरना मैं अध्यक्ष के पद पर कैसे बैठ पाऊंगा। हमीर की बात खत्म होने के बाद वो चित्रसेन शर्मा के पास गया और हाथ में सिरिंज लेकर उसे कुर्सी पर जोर से दबा दिया। चित्रसेन शर्मा संघर्ष करना चाहता था, लेकिन अफसोस की बात थी कि वो लगभग 80 साल का हो चुका था, जबकि हमीर शर्मा जवान और मजबूत था। वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। उसकी गर्दन फंसी हुई थी और वो कुर्सी पर दबा हुआ था और बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था। वो जोर से चीखना चाहता था, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। हमीर शर्मा की आंखों में एक तेज चमक आ गई और उसने चित्रसेन शर्मा की गर्दन में सिरिंज चुभो दी। अपनी उंगलियों से धक्का दिया और गुलाबी तरल तेजी से उसके शरीर में इंजेक्ट हो गया। ये सब करने के बाद हमीर शर्मा ने सिरिंज निकाली और 2 कदम पीछे हट गया। चित्रसेन शर्मा आखिरकार आजाद हो गया और गुस्से से चिल्लाया, जानवर, तुम छोटे जानवर, तुमने मेरे साथ क्या किया? हमीर शर्मा ने अपने हाथ में सिरिंज को छेड़ा और कहा, दादाजी, ये एक विशेष औषधि है जो मैंने कंट्री एम से खरीदी है। इंजेक्शन के 5 मिनट बाद आप अचानक मायोकार्डियल रोधगलन से मर जाएंगे और कोई भी इसका कारण नहीं जान पाएगा। तो गुस्सा मत करो, इससे रक्त संचार तेज हो जाएगा और तुम शायद 5 मिनट भी जिंदा न रह पाओ। चित्रसेन शर्मा एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर गुस्से से फिर दहाड़े, अरे छोटे जानवर, मैं तुम्हारे साथ इतना अच्छा रहा हूं और तुम मुझे मारना चाहते हो? क्या तुम मेरे साथ अच्छे हो? तुमने उस कुतिया को अध्यक्ष का पद भी दिया और तुम ये कहने की हिम्मत कैसे कर रहे हो कि तुम मेरे साथ अच्छे हो? शर्मा परिवार मेरा है और अध्यक्ष का पद मेरा है, इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। चिल्लाने के बाद हमीर शर्मा लगभग पागल लग रहे थे। पागल, पागल छोटे जानवर, ये सोचकर कि उसके पास जीने के लिए बस कुछ ही मिनट बचे हैं। चित्रसेन शर्मा चिल्लाए, अगर तुम अपने दादा को भी मार दोगे तो क्या तुम्हें बिजली गिरने से डर नहीं लगेगा? ऐसा करने का कोई तरीका नहीं है। तुम सिर्फ खुद को दोषी ठहरा सकते हो। किसने तुम्हें हर समय सानवी की प्रशंसा करने को कहा था और किसने तुम्हें उपाध्यक्ष का पद उसे सौंपने को कहा था? मैं शुरू में तुम्हें मारना नहीं चाहता था। इसकी तुलना में सानवी को मारना ज्यादा उचित होता। यह अफसोस की बात है कि जिस हत्यारे को मैंने कुछ समय पहले काम पर रखा था वो नाकाम रहा। तुम दोनों में से एक को तो मरना ही होगा। चूंकि वो नहीं मरी तो तुम मर सकते हो। क्या कुछ समय पहले कंपनी में जो हुआ था वो तुम्हारे वजह से था? तुम कितने अमानवीय हो। कंपनी से बाहर निकालना ठीक है, लेकिन तुम अपनी ही बहन को मारना चाहते हो। चित्रसेन शर्मा बोलते हुए जोर से खांसने लगे। यह घटना उन्हें इतनी परेशान कर रही थी कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका सबसे प्यारा पोता इतना सफेद आंखों वाला भेड़िया होगा। एक बेहद निराश बूढ़ा
वो खड़े होने की ताकत खो चुका था और धड़ाम से अपनी कुर्सी पर गिर पड़ा। तुम अपनी मौत चाह रहे हो? तुम मेरी चीजें चुराने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तुम मुझे प्रेसिडेंट बनने से क्यों रोक रहे हो? अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम मरते नहीं। तुम। चित्रसेन शर्मा का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था और वो कुछ और गालियां देना चाहता था, लेकिन जब उसकी आंखें ऊपर उठीं तो उसकी सांसें तेज हो गई और उसका शरीर ऐंठ गया। लगता है इस दवा का असर बहुत अच्छा है। हमीर शर्मा को अपने दादा की हत्या का कोई अपराध बोध नहीं हुआ। उसने सिरिंज जमीन पर रखी, उस पर 3 बार पैर रखा और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर टुकड़ों को बाथरूम के शौचालय में फेंक दिया। ये सब करने के बाद उसने दरवाजा खोला और बाहर आया। उसके चेहरे पर तुरंत बेचैनी छा गई और वो हताश होकर चिल्लाया, डॉक्टर, जल्दी आइए। डॉक्टर, मेरे दादा बीमार हैं। क्या हुआ? उसकी चीख सुनकर 40-50 साल का एक अधेड़ डॉक्टर हाथ में दवा का डिब्बा लिए दौड़ा आया। वो डॉक्टर पटेल थे, शर्मा परिवार के पारिवारिक डॉक्टर। उनके पीछे शर्मा परिवार के अन्य सदस्यों ने भी शोर सुना। सानवी के पिता सुरेश शर्मा और हमीर शर्मा के पिता अशेष शर्मा एक साथ दौड़े। ये लोग एक साथ गुप्त कमरे में भागे और चित्रसेन शर्मा कुर्सी पर मरणासन पड़े थे। डॉक्टर पटेल ने मेडिकल किट ली और प्राथमिक उपचार शुरू किया, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी थी। चित्रसेन शर्मा की आंखें चौड़ी हो गई और उन्होंने कांपते हुए हमीर शर्मा की ओर इशारा करने के लिए अपना हाथ उठाया। वो कुछ बताना चाहते थे, लेकिन अंत में ऐसा नहीं कर सके। उन्होंने आंखें घुमाई और दम तोड़ दिया। बेशक वो हमीर शर्माते थे कि बूढ़ा आदमी क्या कहना चाहता था। उस पल उसका कलेजा मुंह को आ गया था। उसे डर था कि उसके दादा उसे बता देंगे कि हत्यारा वही है। ये देखकर कि वृद्ध पूरी तरह से मर चुका है, हमीर शर्मा ने राहत की सांस ली और फिर उदास चेहरे के साथ कहा, दादाजी, आप निश्चिंत होकर जा सकते हैं। मैं शर्मा परिवार का अध्यक्ष जरूर बनूंगा और आपको निराश नहीं करूंगा। उनकी बात सुनकर शर्मा परिवार के अन्य लोगों ने भी सोचा कि वृद्ध बस अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त करना चाहते थे और हमीर शर्मा को शर्मा परिवार का प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे। डॉक्टर पाटिल ने चित्रसेन शर्मा पर लगातार विभिन्न प्राथमिक उपचार के उपाय करते हुए अथक परिश्रम किया, लेकिन दुर्भाग्य से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुड़कर शर्मा परिवार में सभी से कहा, वृद्ध पूरी तरह से चला गया है, चलो अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं। इसी समय दरवाजे पर फिर से कदमों की आहट हुई और एक सफेद बालों वाली वृद्ध महिला एक नानी की मदद से वहां आई। वो चित्रसेन शर्मा की पत्नी और सुरेश शर्मा और अशेष शर्मा की मां नीला देवी है। पहले शर्मा परिवार में चित्रसेन शर्मा का रुतबा सबसे ऊंचा था, लेकिन सबसे ज्यादा डर तो उन्हें अपने सामने बैठी बुजुर्ग महिला से लगता था। हालांकि वो 70 साल से ज्यादा उम्र की है, फिर भी नीला देवी गुस्सैल और दबंग है। उनका सबसे पसंदीदा व्यक्ति उनका पोता हमीर शर्मा है। ये सुनकर कि बुजुर्ग को कुछ हो गया है, नीला देवी भी दौड़कर वहां पहुंची। चित्रसेन शर्मा को, जो निश्चल थे, देखकर उन्होंने डॉक्टर पटेल से कहा, डॉक्टर पटेल, मेरे बुजुर्ग कैसे हैं? डॉक्टर पटेल ने कहा, बुजुर्ग को अचानक दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। नीली देवी के चेहरे पर उदासी छा गई और फिर उन्होंने कहा, हालांकि बुजुर्ग थोड़े ज्यादा उम्र के हैं, लेकिन उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहा है और उन्हें कभी दिल की बीमारी नहीं हुई। उन्हें अचानक दिल का दौरा कैसे पड़ सकता है? डॉक्टर पाटिल भी इस बुजुर्ग महिला से बहुत डरे हुए थे और उन्होंने संयमित भाव से कहा, हालांकि बुजुर्ग आमतौर पर स्वस्थ रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें मायोकार्डियल इंफार्क्शन नहीं होगा। यह बीमारी बाहरी उत्तेजना, खान पान और अन्य कारकों के कारण हो सकती है। नीला देवी शर्मा परिवार में सबकी ओर देखने लगी और चिल्लाई, तुम लोग हमेशा बुजुर्ग के साथ रहते हैं, क्या तुमने उन्हें नाराज किया? सब तनाव में दिखे, कुछ नहीं कहा और हमीर शर्मा की तरफ देखने लगे। दादी, आपको दुखी होना चाहिए और इस बदलाव को स्वीकार करना चाहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। हमीर शर्मा आगे बढ़े और नीली देवी का हाथ थाम लिया। उदास भाव से बोले, दादाजी अभी मेरे साथ थे और हम दोनों गुप्त कक्ष में बातें कर रहे थे। अपने प्यारे पोते का सामना करते हुए बुजुर्ग महिला के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई। क्या हुआ? तुम्हारे दादाजी अचानक बीमार क्यों हो गए? हमीर शर्मा ने आह भरी और गुस्से से कहा, सच में दादाजी सानवी से बहुत नाराज थे। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे बदल गए। सुरेश शर्मा घबराकर बोले, हमीर, तुमने क्या कहा? सानवी हाल ही में घर पर नहीं आई, वो अपनी दादाजी को नाराज कैसे कर सकता है? चाचा, हमीर ने अभी तक अपनी बात पूरी नहीं की है, आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? सब इसलिए है क्योंकि आप उस लड़की के साथ सख्त नहीं हैं, आपको इसकी आदत हो गई है। उसने भारी चेहरे से अपने अंकल को डांटा। सुरेश शर्मा एक ईमानदार आदमी है, थोड़े डरपोक भी। वो आमतौर पर चुप रहते हैं, लेकिन अब अपनी गुस्से से भरी मां के सामने वो और भी चुप हो जाते हैं, एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। नीला देवी ने हमीर शर्मा से फिर कहा, कृपया बात साफ साफ समझाए, क्या हो रहा है? कुछ ऐसा है दादी,
हमीर शर्मा ने आज के इन्वेस्टमेंट समारोह में जो हुआ उसे याद करते हुए आखिर में कहा, सानवी ने परमार परिवार के जरिए हमारे शर्मा ग्रुप पर दबाव डाला और दादाजी से कहा कि वे मुझे अध्यक्ष पद से हटा दें और शर्मा परिवार के साथ सहयोग करने के लिए उन्हें अध्यक्ष पद पर रहने दें। दादाजी इस अनुचित अनुरोध पर नाराज हो गए और उन्हें लगा कि मैं शर्मा परिवार का अध्यक्ष बनने के लिए उपयुक्त हूं। इसलिए वे चिंतित और क्रोधित हो गए और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। हरामजादी! नीला देवी गुस्से से लाल हो गई और उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी बैसाखी जमीन पर पटक दी। तुम हमरे खिलाफ जा रही हो? तुम सच में ऐसा करने वाली हो? एक औरत जिसकी जल्द या बाद में शादी होने वाली है, वो असल में हमारे शर्मा ग्रुप को संपत्ति से वंचित करना चाहती है। वो इतना गंदा तरीका सोच भी सकती है। क्या तुम अपनी इज्जत गंवाना चाहती हो? इस बुढ़िया की पितृसत्तात्मक मानसिकता गहराई से जमी हुई है। उसकी नजर में उसकी पोती उसके पोते की एक उंगली के बराबर भी नहीं है। सानवी शर्मा ग्रुप की उपाध्यक्ष पद पर इसलिए बैठ पाई क्योंकि चित्रसेन शर्मा ने उनके पोती को पसंद किया और सभी की राय के खिलाफ फैसला लिया। लेकिन चित्रसेन शर्मा की मनसा बस हमीर को सानवी के एक उत्तेजक प्रतियोगिता देना, फिर सानवी को दरकिनार करके हमीर को गद्दी में बिठाना। लेकिन उस बुजुर्ग महिला के विचार के अनुसार एक महिला को बस घर पर रहना है और भविष्य में शादी का इंतजार करना है, तो वो काम करने के लायक ही नहीं होगी। शर्मा परिवार की अध्यक्ष बनने और पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभालने की तो बात ही छोड़ दीजिए। हमीर शर्मा ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, दादी नाराज मत होइए, मैं अध्यक्ष हूं या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए कि आपका शरीर टूट जाए। मैंने अपने दादाजी को पहले ही खो दिया है, लेकिन मैं आपको भी नहीं खो सकता। यह आदमी पूरी तरह से चापलूस था। और बोलते बोलते उसकी आंखों से आंसू भी निकल आए। नीला देवी ने सुरेश शर्मा पर चिल्लाते हुए कहा, बच्चे आप हारे हुए हैं। जिस अच्छी बेटी को आपने पढ़ाया लिखाया है वही आपके पिता को मौत के घाट उतार रही है। हालांकि सुरेश शर्मा को लगा कि कुछ गड़बड़ है, फिर भी उन्होंने अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। सुरेश शर्मा की तरह अशेष शर्मा भी दूसरी पीढ़ी के एक अमीर और प्लेबॉय है। उन्हें स्वाभाविक रूप से पता है कि इस समय अपने बेटे को कैसे बचाना है। उन्होंने कहा, भैया मां ने बिल्कुल सही कहा, तुम सानवी के प्रति बहुत ज्यादा लापरवाह हो और तुम इतनी बड़ी बात भी कर सकते हो। मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसी लड़की में क्या खूबी है। हमारे हमीर को अध्यक्ष होना चाहिए। नीला देवी गुस्से से चिल्लाई, अभी भी वहां बेवकूफी से खड़ी हो। मां मैं क्या करूं? सानवी को जल्दी से फोन करो और उसे जल्द से जल्द वापस आने के लिए कहो। मैं उससे हिसाब चुकता करना चाहती हूं। हमीर शर्मा पास ही खड़े थे। उनकी आंखें बार बार घूम रही थी और वे सोच रहे थे कि आगे उनके लिए क्या बेहतर होगा। सुरेश शर्मा बस अपना मोबाइल फोन निकालकर अपनी बेटी को फोन कर सकते थे। अर्णव और बाकी लोग समारोह से बाहर चले गए और सानवी ने उत्साह से कहा, अर्णव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगा था कि आपने मुझे सांत्वना देने के लिए शर्मा परिवार का अध्यक्ष पद वापस पाने में मदद करने की बात कही थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपने ऐसा किया होगा। अर्णव ने उत्साहित लड़की की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो शुरुआत है, आप थोड़ी जल्दी खुश हैं। दरअसल अभी तो बिल्कुल भी जल्दी नहीं है। सानवी ने कहा, मैं दादाजी को सबसे अच्छी तरह जानती हूं। वे दादी से अलग है। हालांकि दादाजी की नजर में हमीर शर्मा महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे जरूरी शर्मा परिवार का भविष्य है, वरना वे मुझे उपाध्यक्ष पद पर नहीं रहने देते। अब जब परमार परिवार उन पर इतना दबाव डाल रहा है तो वे हमीर शर्मा को हटाकर मुझे अध्यक्ष जरूर बनाएंगे। अर्णव ने कहा, जब तक कोई अंतिम नतीजा नहीं निकलता तब तक सब कुछ सिर्फ अटकलें हैं और मैं देख सकता हूं कि आपके चचेरे भाई बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं और वे अध्यक्ष पद नहीं छोड़ेंगे। सानवी ने कहा, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे शर्मा परिवार में दादाजी का पूरा दबदबा है। अगर वे एक शब्द भी बोल दे तो मेरा चचेरा भाई न चाहते हुए भी मान जाएगा। वो आत्मविश्वास से भरी हुई थी और उत्साह से बात कर रही थी कि अचानक उसके हाथ में मोबाइल की घंटी बजी। ये देखकर कि कॉल उसके पिता का था, उसने आंसर बटन दबाया। फोन के दूसरी तरफ सुरेश शर्मा ने धीमी आवाज में कहा, सानवी जल्दी वापस आ जाओ, तुम्हारे दादाजी चले गए हैं। दादाजी कहाँ गए? उत्साह में डूबी सानवी को कुछ देर तक सुरेश शर्मा की बात समझ नहीं आई। सबसे खास बात यह थी कि उसका अभी अभी चित्रसेन शर्मा से झगड़ा हुआ था। उस समय बूढ़े व्यक्ति अभी भी बिल्कुल सामान्य थे, इसलिए उसने बाकी जगहों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। सुरेश शर्मा ने फिर कहा, तुम्हारे दादाजी का मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन से अचानक निधन हो गया। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? सानवी चौंक गई। हालांकि वो उस बूढ़े आदमी की पितृसत्तात्मक पसंद से थोड़ी असंतुष्ट थी, फिर भी उसकी भावनाएं बहुत गहरी थी। ये खबर सुनकर वो स्तब्ध और दुखी थी। फोन रखते ही उसने झट से कहा, अर्णव जल्दी से मेरे घर चलो, मेरे दादाजी का अभी अभी देहांत हुआ है। अर्णव ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और तुरंत गाड़ी घुमाकर शर्मा ग्रुप की तरफ तेज रफ्तार से चल दिया।